हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसिफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जुंगू के मैसेज करने की वजह से किन किलान का जो सिस्टम बाय होंगली के साथ चल रहा होता है वो बंद हो जाता है। और क्योंकि जुंगू ने टाइम और लोकेशन चेंज कर दी थी, इसी वजह से बाय होंगली अपनी तैयारी करने के लिए चला जाता है। और किन किलान जुंगू के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरा चलता हुआ सिस्टम बंद करा है। लेकिन इन्हीं सभी चीजों के बीच में उस मिस्टीरियस टेले के ऊपर एक और नया मैसेज अपीयर होता है। और उस मैसेज के अंदर लिखा होता है, क्रिप्टॉन प्लेनेट के पहले बंदे को जब सेकंड टायर जॉब मिलेगी, उसके सेकंड टायर जॉब मिलने के 24 घंटे के अंदर एक छोटी सी तबाही आएगी। और क्रिप्टॉन प्लेनेट के जिन साइंटिस्ट के अंडर में मिस्टीरियस टेले था, वो लोग इस मैसेज को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो लोग फटाफट से इस मैसेज को 5 मेजर फोर्सेस के हाई अथॉरिटीज को भेज देते हैं। और सब लोग बस ये सोच रहे थे आखिर इस छोटी तबाही से मिस्टीरियस टेले का मतलब क्या है। और बहुत देर डिस्कस करने के बाद 5 मेजर फोर्सेस की तरफ से अनाउंसमेंट आती है कि 24 घंटे बाद किसी भी तरह की आउटडोर एक्टिविटी बंद कर दी जाएगी और सब जगह एक ग्लोबल कर्फ्यू होगा। सबको अपने घर के अंदर रहना पड़ेगा जब तक कोई अगला नोटिस नहीं आता। और तभी हम देखते सीन चेंज होता है। हमें जुंगू को दिखाया था जो कि सी साइड पे बाय होंगली का वेट कर रहा होता है। और उसको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जॉब ट्रांसफर की वजह से पूरे वर्ल्ड के ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। और जैसे ही जुंगू के पास ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है, जुंगू को पता चल जाता है कि आखिर ये कर्फ्यू क्यों लगाया जा रहा है। लेकिन जुंगू के मेमोरी के अकॉर्डिंग जो पहले तबाही थी वो आज से 5 दिन बाद आनी चाहिए थी। इसी बात को लेकर वो काफी ज्यादा शॉक होता है और सोच रहा होता है आखिर मेरा अभी का टाइम पहले के टाइम से इतना ज्यादा आगे क्यों चल रहा है। और जहाँ तक मुझे याद है, इस पहले तबाही के अंदर इंटरडायमेंशनल इंसेक्ट आए थे। उन सारे मॉन्स्टर का लेवल 1 से लेवल 20 तक था। लेकिन वही जो इंसेक्ट डिजास्टर आया था वो वीकनेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गया, क्योंकि इन इंसेक्ट को मारने से नॉर्मल मॉन्स्टर के मुकाबले वीकनेस को ज्यादा पॉइंट मिलते थे। और इसी इंसेक्ट डिजास्टर के साथ बहुत सारी गिल्ड बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन ये जो डिजास्टर है वो नॉर्मल लोगों के लिए और लो लेवल के टैलेंट वालों के लिए बहुत ज्यादा बेकार है। और ये जो डिजास्टर है वो पूरे 15 दिन तक चलेगा, जिस बीच में सारा सोशल ऑर्डर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और ये पूरा वर्ल्ड एक कियोस के एरा के अंदर बदल जाएगा। और अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जिन लोगों ने मुझे प्रोटेक्ट किया था। मैं हमेशा से अपने लोगों के लिए एक बर्डन था। लेकिन इस लाइफ के अंदर मेरे पास एबिलिटी है कि मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अगर बात की जाए मेरे बचपन की, तो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था। मैं हमेशा सारे लोगों से बुली होकर आया करता था और मेरे लिए सिर्फ वैन यूसी खड़ी होती थी। और वैन यूसी ने मुझे बचपन के अंदर बहुत कुछ सिखाया है। और मेरे ब्रदर ने मेरे लिए वैन फैमिली से भी चीजें चुराई है। जब वैन फैमिली को पता चला कि आखिर मेरे ब्रदर ने ऐसा क्यों किया, तो उन लोग को हमारे लिए बिल्कुल भी ग्रजेस नहीं थे। यहाँ तक कि उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी बहुत ज्यादा केयर करी। मिस्टर और मिसेस वैन ने मुझे हमेशा अपने बच्चे की तरह पाला है। मेरी लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट मोमेंट थे उन सभी के अंदर वैन यूसी मेरे साथ थी। और जब भी मैं वैन यूसी के साथ रहता था वो मेरी लाइफ के हैप्पीएस्ट मोमेंट थे। लेकिन जब वैन यूसी को मेरे प्रोटेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं उनके साथ में खड़ा नहीं था। और वैन यूसी के साथ जो भी हुआ उन सब के पीछे बाय होंगली था। इसलिए इस लाइफ के अंदर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सबसे पहले बाय होंगली को मारूंगा। और तभी हम देखते सीन चेंज होता है। हमें एक कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाय होंगली 2 और लोग के साथ लोकेशन की तरफ आ रहा होता है। और तभी अचानक से बाय होंगली का फोन बजता है। और जब वो देखता है कि उसको किसने फोन किया है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जैसे ही बाय होंगली फोन उठाता है, वहां से एक एल्डर बात कर रहा होता है। वो एल्डर बोलता है, गोंग तैन, तुम्हें उस बंदे से मिलना होगा जिसको हमने चूज किया है। तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने टैलेंट को लॉर्ड गोंग बैन को बताओ। और बाय होंगली उस एल्डर से बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात कर रहा होता है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि बाय होंगली का रियल नेम गोंग तैन है। और बाय होंगली की जो फैमिली है जनरेशन से कंट्री ईस्ट कोरिया के रॉयल फैमिली की सीक्रेट गार्ड है। और जब 1 साल पहले कंट्री ईस्ट कोरिया तबाह हुआ था तो बाय होंगली ने वहाँ की प्रिंसेस जिया जी को बचाते हुए अब्रॉड लेके आ गया। उसके बाद जो भी लोग रॉयल फैमिली से बचे थे बाय होंगली उनको फॉलो करने लगा। और उसने ईस्ट कोरिया के रॉयल बिजनेस को वेस्ट कोरिया के अंदर शिफ्ट कर दिया। और रॉयल सर्वाइवर्स के अंडर में बहुत सारे ईस्ट कोरिया के लोग वेस्ट कोरिया के अंदर आ गए थे। और उन लोगों ने वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा 8 हेडेड असेंबली। क्योंकि बहुत सारे लोग अवेकन कर रहे हैं, इसीलिए 8 हेडेड असेंबली के अंदर बहुत सारे एस रैंक और उससे हाई रैंक के लोग आ गए। और उसी 8 हेडेड असेंबली के अंदर एक बहुत बड़ा बिग शॉट है जिसका नाम है गोंग बैन, जिसने वह बहुत ही रेयर ट्रिपल एस क्लास के टैलेंट को अवेकन किया है। और यही वजह है कि 8 हेडेड असेंबली इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई। और एल्डर से बात करते हुए बाय होंगली के हाथ कांप रहे होते हैं, क्योंकि एल्डर ने बाय होंगली को बताया कि अगले महीने प्रिंसेस जिया जी और लॉर्ड गोंग बैन की एंगेजमेंट होने वाली है। और वो एल्डर बाय होंगली को बोलते कि जितने ज्यादा हो सके उतने स्पिरिट क्रिस्टल को इकट्ठा करो, क्योंकि एंगेजमेंट के दिन सेलिब्रेशन के लिए काम आएंगे। और बाय होंगली को ये सारी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि बाय होंगली ने हमेशा से ये माना कि प्रिंसेस जिया जी की शादी उससे होगी। लेकिन अब प्रिंसेस जिया जी की एंगेजमेंट गोंग बैन से हो रही है, जो कि ट्रिपल एस लेवल का टैलेंट अवेकनर है। और अगर मैं यहाँ पे कितना भी ज्यादा ट्राई करूँ मैं ट्रिपल एस लेवल टैलेंट के सामने नहीं टिक सकता। यहाँ पे अगर मुझे कैसे भी करके प्रिंसेस जिया जी से शादी करनी है तो मुझे उनकी एंगेजमेंट से पहले ट्रिपल एस लेवल तक पहुंचना होगा। लेकिन उस लेवल तक जाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा स्पिरिट क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। जुंगू के पास जैसा टैलेंट है वो बहुत ही अच्छा क्रिस्टल माइनर बनेगा। और यही सब सोचते हुए बाय होंगली किन किलान को बोलता है कि कल अपने साथ वैन यूसी के ऊपर नजर रखने के लिए बहुत सारे लोग को लेके जाना, क्योंकि तुम्हें पता है ना अगर हमारे पास वैन यूसी होगी तो चाहे जुंगू आज रात तुमसे माने या ना माने लेकिन वो मेरे काम जरूर करेगा। और आगे बाय होंगली बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। हालांकि तुम्हें ये बात तो पता कि तुम्हें जुंगू से मिलकर क्या बोलना है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता मुझे तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत है। तुम ऑलरेडी काफी स्मार्ट हो, यहाँ पे तुम्हारे पास मौका है अपनी स्किल्स को दिखाने का। जुंगू ने जहाँ पे आने के लिए बोला था किन किलान वहाँ पहुंच के देखती है कि जुंगू आराम से स्टैंड के ऊपर लेटा हुआ है और किन किलान को अपनी ब्यूटी
ब्यूटी के ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड होता है। उसके हिसाब से बाय होंगली भी उसकी ब्यूटी से नहीं बच पाया, तो आखिर जुंगू कौन सी खेत की मूली है जो उससे बच जाएगा। और किन किलान इसी खुशी के अंदर जुंगू की तरफ दौड़ते हुए जाती है, जुंगू के ऊपर जंप करती है, लेकिन जुंगू काफी स्पीड से पीछे की तरफ हट जाता है और वहीं किन किलान सैंड के अंदर धड़ाम से गिरती है। और तभी इस बात से चिढ़ते हुए किन किलान बोलते हैं, जुंगू तुमने मुझे हर्ट कर दिया। और जुंगू के पास इतनी सारी फालतू बात के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसीलिए वो किन किलान से बोलता है कि बाय होंगली किधर है। तभी किन किलान सोचती है कि जुंगू को लीडर का नाम कैसे पता, लेकिन वो अभी भी एक्टिंग कर रही होती है और बोलती है, जुंगू आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे किसी बाय होंगली के बारे में नहीं पता, मैंने यहाँ पे तुम्हें अपने लिए इन्वाइट किया है। तभी जुंगू बोलता है, मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, मैं बाय होंगली की बात कर रहा हूँ, जो कि 800 असेंबली के लीडर में से एक है। तभी किन किलान बोलती है, मैंने 800 असेंबली को ज्वाइन किया, लेकिन मैं अभी तक उनसे नहीं मिल पाया हूँ, मैंने अभी तक सिर्फ उनका नाम सुना है। और जुंगू को पता चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले, वो यहाँ पे एक्टिंग करती रहेगी, इसीलिए वो किन किलान का फोन छीनते हुए बाय होंगली का नंबर ढूंढने लगता है। और किन किलान जुंगू के पीछे आते हुए बोलते, तुम्हें पक्का कोई गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बाय होंगली को नहीं जानती, लेकिन मैंने यहाँ पे तुम्हें इसलिए इन्वाइट किया ताकि तुम भी 800 असेंबली को ज्वाइन कर सको। ये बहुत ही अच्छी गिल्ड है, अगर तुम इसको ज्वाइन करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, कनेक्शन और बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारी हो सकती हूँ, और इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम्हारे पास नहीं होगा। तभी हमें बाय होंगली को दिखाया था, जो कि किन किलान के मैसेज का वेट कर रहा होता है। और तभी वो देखते हैं कि किन किलान उसको कॉल कर रही है। बाय होंगली कॉल को उठाते हुए बोलता, आखिर सिचुएशन कैसे चल रही है, तुम्हें यहाँ से निकले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन तुमने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया है। तभी जुंगू हंसते हुए बोलता है, वो तुम्हें आज के बाद कोई भी न्यूज नहीं दे पाएगी, क्योंकि मैंने उसे मार दिया। और ये बात सुनकर बाय होंगली काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या तुम जुंगू बोल रहे हो। तभी जुंगू बोलता है, बाय होंगली फटाफट से आ जाओ, मुझे पता है तुम आस पास ही हो। ये कहते हुए जुंगू फोन को काट देता है। और ये सब देख के बाय होंगली काफी ज्यादा शॉक होता है और सोच रहा होता है, आखिर जुंगू को यहाँ पे मेरे बारे में कैसे पता, क्या इसका मतलब ये है कि किन किलान ने मुझे बिट्रे किया है। और हमें दिखा था जुंगू ने किन किलान के फोन को सी के अंदर फेंक दिया होता है। किन किलान बोलती है, इसका मतलब तुम पहले सब कुछ जानते थे। थोड़ी देर बाद बाय होंगली उस बीच के ऊपर आता है और बोलता है कि तुम एक ऐसा टैलेंट हो जिसको मैं, बाय होंगली भी वैल्यू करता है, सच में तुम काफी ज्यादा अलग हो, और अगर तुम मेरी 800 असेंबली को ज्वाइन करते तो तुम काफी कुछ अचीव कर पाओगे। तभी जुंगू बाय होंगली को बोलता है, तुम मुझे बोलोगे तुम मुझे बहुत बड़ी चीज अचीव कराओगे, जबकि गोंग तुम लोग खुद को खुद रिस्टोर करने में लगे हुए हो। और जुंगू के मुंह से ये बात सुनते बाय होंगली के दिल को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। बाय होंगली बोलता, आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। तभी जुंगू अपनी शॉर्ट ब्लेड बाहर निकालता है और बोलता, तुम सब लोग मरने के लायक हो। तभी यहाँ पे डार्क एम्पर आता है, बाय होंगली के ऊपर अटैक कर देता है। और डार्क एम्पर का वो पंच बहुत ज्यादा फास्ट था, हवा को चीरते वो पंच बाय होंगली के पास पहुंच रहा था, लेकिन तभी उस पंच के सामने एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला आया था, जो कि बाय होंगली के लिए एक शील्ड का काम करता है। और डार्क एम्पर का जो उतना पावरफुल पंच था वो अम्ब्रेला के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और हमें पता चलता है कि बाय होंगली ने उतने टाइम के अंदर अपने सब्स्टिट्यूट को समन कर लिया था, और उसने जिस सब्स्टिट्यूट को समन किया था उसका नाम होता है लेडी कगुया, जो उसके लिए सारे अटैक को ब्लॉक कर रही होती है। लेडी कगुया एक यंग गर्ल है जिसने मेड की ड्रेस पहन रखी है और उसके मुंह के ऊपर एक डीमन मास्क है। लेडी कगुया के पास एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जो कि उसको अटैक को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। हालांकि लेडी कगुया ने डार्क एम्पर की फिस्ट को ब्लॉक कर लिया, लेकिन वो पावर काफी ज्यादा थी, और इसीलिए बाय होंगली भी क्लियरली फील कर रहा था कि लेडी कगुया की एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रही है। इसीलिए बाय होंगली लेडी कगुया को बोलता है, तुम्हें उसके अटैक को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं, फटाफट से पीछे की तरफ हट जाओ। बाय होंगली कमांड को सुनते लेडी कगुया पीछे की तरफ हटने लगती है, और डार्क एम्पर भी उसको काफी क्लोज से फॉलो कर रहा होता है और हर एक एंगल से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और ये सब देख के जुंगू काफी यार शॉक होता है और सोच रहा होता है, आखिर बाय होंगली की सब्स्टिट्यूट डार्क एम्पर की स्पीड को कैसे फॉलो कर पा रही है, और यहाँ तक इसका डिफेंस तो बहुत ही ज्यादा हाई है। क्या इसका मतलब ये है कि वो एक डिफेंसिव टाइप सब्स्टिट्यूट है। और बाय होंगली बोलता है, तुम मेरे सब्स्टिट्यूट के डिफेंस को ब्रेक भी नहीं कर सकते और तुम मुझे मारने की बात करते हो। तभी जुंगू बोलता है, मेरा डार्क एम्पर भले ही तुम्हारे डिफेंस को नहीं तोड़ पाया हो, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। अगर एक सब्स्टिट्यूट का होस्ट मर जाता है तो भले वो कितना ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं कर सकता। और जुंगू को पता कि वो अपनी पावर को और ज्यादा हाइड नहीं कर सकता, उसे जल्द से जल्द बाय होंगली को मारना होगा। और वहीं बाय होंगली को भी पता कि उसे जल्द से जल्द जुंगू को मारना होगा, भले लेडी कगुया इंजर्ड ना हो, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे इसकी फॉर्म को चेंज कर देता हूँ तो भी लेडी कगुया के जीतने के चांसेस ज्यादा है। और दोनों पार्टीज को भी पता था कि इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करने में फायदा है। तभी बाय होंगली लेडी कगुया को बोलता है, फटाफट से रेनी नाइट ब्लेड फॉर्म के अंदर आ जाओ और जुंगू और उसके सब्स्टिट्यूट को मार दो। तभी लेडी कगुया अपने अम्ब्रेला को फोल्ड करती है और वो एक बहुत ही लंबी ब्लेड के अंदर चेंज हो जाता है। और वहीं जुंगू बुक ऑफ विशेस के मास्टर को समन करते हुए एक विश मांगता है। जुंगू बोलता है डार्क एम्पर का जो नेक्स्ट पंच है वो पक्का हिट होना चाहिए और जो होस्ट है वो उसको डॉच नहीं कर सकता। वहीं लेडी कगुया डार्क एम्पर को एक स्ट्राइक लगाती है जिससे डार्क एम्पर डॉच नहीं करता, क्योंकि उसका प्लान बस इतना था कि उसे लेडी कगुया से आगे निकलते हुए बाय होंगली के ऊपर अटैक करना है। और बाय होंगली डार्क एम्पर को अपनी तरफ आते हुए देख के काफी ज्यादा शॉक होता है, उसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता कि टारगेट वो है। बाय होंगली को पता था कि वो इस पंच को डॉच नहीं कर सकता, इसीलिए वो एक डिसीजन लेता है और लेडी कगुया को बोलता है कि फटाफट से आगे बढ़ते हुए जुंगू को मार दो। और तभी लेडी कगुया और डार्क एम्पर दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हुए एक दूसरे के होस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। डार्क एम्पर का जो पंच था वो बाय होंगली के सीधे मुंह पे जाके लगता है और
बाय होंगली उड़ते हुए जमीन के ऊपर 4-5 गुलाटियां खाता है और तभी लेडी कगुया भी जुंगू के ऊपर अपनी ब्लेड से स्ट्राइक लगाती है। हालांकि बाय होंगली की हालत काफी खराब हुई होती, फिर भी वो खड़ा होते हुए बोलता है, तुम्हारे सब्स्टिट्यूट के एक पंच खाने से मैं मरूंगा नहीं, लेकिन तुम पक्का से लेडी कगुया की ब्लेड से मारे जाने वाले हो। और बाय होंगली बोलता है, गुड बाय जुंगू, अगर तुम मेरे साथ होते तो तुम काफी कुछ अचीव करते और तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मरना नहीं पड़ता। और हमें दिखाया था कि लेडी कगुया ने जहाँ पे अटैक किया था वहाँ पे जुंगू होता ही नहीं है। देख के लेडी कगुया भी काफी शॉक होती है और बाय होंगली बोलता है, आखिर से कैसे हो सकता है, एक नॉर्मल ह्यूमन की रिएक्शन स्पीड इतनी तेज कैसे हो सकती है। और तभी जुंगू बाय होंगली के पीछे आ गया होता है क्योंकि जुंगू के पास टॉम स्वॉर्डमैन की लेजेंडरी जॉब होती है, इसीलिए जुंगू बाय होंगली की सोच से बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो भी बिना अपनी सब्स्टिट्यूट की हेल्प के। तभी जुंगू हंसते हुए बोलता है, मैं जानता तुम काफी स्ट्रांग हो और तुम्हारी रिएक्शन स्पीड भी काफी अच्छी है, लेकिन बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ स्ट्रांग जिंदा रह सकता है और वीक को हमेशा मरना पड़ता है। तभी काफी स्पीड से डार्क कैमरा बाय होंगली के सामने आता है, उसके मुंह पे काफी बड़ा पंच मारता है, इससे बाय होंगली जमीन के अंदर घुस जाता है। और जब जुंगू बाय होंगली को मरा हुआ देखता है तो उसे काफी रिलीफ फील होता है क्योंकि उसने पास्ट लाइफ का वेन्यूसी का रिवेंज ले लिया है। तभी जुंगू अपने एस रैंक के टैलेंट प्लंडर को एक्टिवेट करते हुए बाय होंगली की बॉडी को टारगेट करता है और तभी जुंगू के सामने सिस्टम अपीयर होता है, उसे बताया जाता है कि आपके प्लंडर के टैलेंट को अवेकन कर दिया गया है, तो आप फटाफट से चूज कर लीजिए कि आपको टारगेट का एट्रीब्यूट वैल्यू, टैलेंट इफेक्ट, स्किल इफेक्ट या फिर सोल फोर्स चाहिए। और तभी जुंगू सोचता है, अभी तक मेरे पास कोई भी पावरफुल टैलेंट नहीं है, तो अभी के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मेरे पास कोई एस रैंक या उससे बड़ा टैलेंट हो, क्योंकि बाकी सारी चीजों का बेनिफिट मुझे बहुत ज्यादा कम मिलेगा। और उसके बाद जुंगू बाय होंगली के टैलेंट इफेक्ट को प्लंडर कर लेता है। तभी सिस्टम जुंगू को बताता है, कांग्रेचुलेशन, आपने एक एस रैंक के टैलेंट रेनी नाइट को एक्वायर कर लिया। रेनी नाइट के रेनी वेदर वाले फॉर्म के अंदर उसका अम्ब्रेला एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करेगा और नाइट के अंदर आप वेदर को मैनिपुलेट करते हुए एक छोटे से एरिया के अंदर बारिश करा सकते हैं। और रेनी नाइट के अंदर लेडी कगुया की स्पीड 20% से बढ़ जाती है और एक नए एस रैंक के टैलेंट को प्लंडर करने की वजह से जुंगू को अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पावर फील हो रही होती है। और तभी जुंगू लेडी कगुया को समन करता है और जुंगू के सामने एक बहुत ही सुंदर सी लड़की आती है जिसने एक मेड का आउटफिट पहन रखा होता है और उसने अपने कंधे के ऊपर एक ब्लैक कलर का अम्ब्रेला भी रख रखा होता है। और लेडी कगुया के इतने सुंदर चेहरे के ऊपर अपने होस्ट के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, लेकिन इसका जो अपीयरेंस होता है वो बाय होंगली की लेडी कगुया से काफी ज्यादा अलग होता है। वो फटाफट से उसके एट्रीब्यूट पैनल को ओपन करता है और ध्यान से पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है कि लेडी कगुया के दो फॉर्म हैं। सबसे पहले रेनी नाइट अम्ब्रेला फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर लेडी कगुया का डिफेंस 400 पॉइंट बढ़ जाता है और भले ही उसको कितना भी ज्यादा डैमेज क्यों ना दिया जाए उसकी सिर्फ एनर्जी खर्च होगी और 100 पॉइंट का डैमेज सिर्फ एक एनर्जी पॉइंट को खर्च करेगा। और वहीं लेडी कगुया की जो सेकंड फॉर्म है वो है रेनी नाइट ब्लेड फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर लेडी कगुया का हर एक अटैक 200 पॉइंट का डैमेज देगा। और वहीं लेडी कगुया के इस फॉर्म के अंदर हर एक सेकंड के अंदर 2 एनर्जी पॉइंट खर्च होते हैं। और वहीं रेनी नाइट के अंदर लेडी कगुया का जो ब्लेड फॉर्म होता है वो 50% कम एनर्जी कंज्यूम करता है। और अब जुंगू एस रैंक टैलेंट रेनी नाइट के कोर को समझ चुका है। जुंगू बोलता है, इस लड़की का नाम है लेडी कगुया, लेकिन अगर खुद के ऊपर बात की जाए तो शील्डिंग इफेक्ट को छोड़ के रेनी नाइट काफी वीक है, लेकिन जब इसको लेडी कगुया के साथ पेयर किया जाता है तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यहाँ तक कि लेडी कगुया के डिफेंसिव मोड के अंदर डार्क एम्परर बुक ऑफ विशेस के 20% क्रिटिकल हिट के साथ भी लेडी कगुया के डिफेंस को नहीं तोड़ पाया था। और वहीं अटैक मोड के अंदर लेडी कगुया की पावर ज्यादा नहीं होती बल्कि उसकी स्पीड भी डार्क एम्परर को सरपास कर देती है। तो इसका मतलब कॉम्बैट कैपेबिलिटी के अंदर लेडी कगुया डार्क एम्परर से ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही में उसका जो एक्टिव रेंज है वो 20 मीटर है और उसकी इंटेलिजेंस भी 30 है। इसका मतलब अगर उसको बुलाए तो वो अपने आप ही फाइट कर सकती है। और वहीं डार्क एम्परर जिसकी इंटेलिजेंस सिर्फ 1 है वो मेरे ऑपरेट किए बिना नहीं चल सकता। हालांकि बात तो ये है कि डार्क एम्परर एक कॉम्बैट सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसकी जो रियल पावर है वो इसकी एबिलिटी सीज बाय फोर्स। और तभी जुंगू लेडी कगुया की तरफ देख रहा होता है। लेडी कगुया बोलती है, मास्टर अगर आप मुझे ऐसे देखते रहेंगे तो मुझे काफी ज्यादा शर्म आएगी। जुंगू लेडी कगुया को बोलता है, फ्यूचर के अंदर तुम्हारे साथ काम करने में मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। लेडी कगुया बोलती है, मास्टर आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। और तभी बाय होंगली की बॉडी के अंदर से एक अजीब सा धुआं निकलने लगता है और जुंगू को ध्यान आता है कि किसी को भी मारने पे एक आइटम ड्रॉप होता है और वो जो धुआं था वो धीरे धीरे चेंज होकर एक व्हील ऑफ डेस्टिनी का टिकट बन जाता है। और ये जो टिकट है वो जुंगू को 2 बार 10 आइटम निकालने का चांस देगा। और तभी जुंगू बुक ऑफ विशेस के मास्टर को समन करने लगता है और सोचता है, यहाँ पे अगर मैं बुक ऑफ विशेस के मास्टर की हेल्प से लक को बढ़ाया था तो मेरे काफी अच्छे आइटम खुल सकते हैं। लेकिन समन करने के बाद यहाँ पे बुक ऑफ विशेस का मास्टर नहीं आता। और तभी जुंगू को ध्यान आता है कि जब वो अपनी क्लास को चेंज कर रहा था तब बुक ऑफ विशेस के मास्टर की काफी एनर्जी कंज्यूम हो गई थी और जो भी थोड़ी बहुत एनर्जी रिस्टोर हुई थी वो सब बाय होंगली को मारने में काम आ गई। और जुंगू को याद आता है कि मार्शल आर्ट स्क्वायर के सेंटर के अंदर एक सीक्रेट रियलम है जिसका नाम है सीक्रेट फॉरेस्ट, वहाँ पे एनर्जी रिकवरी के लिए काफी सारे रेयर आइटम मिल सकते हैं। और मुझे लगता है अब टाइम आ चुका है एक ट्रिप पे जाने का। और लेडी कगुया जो कि जुंगू के इंटेंशन को फील कर सकती है वो बोलती है, मास्टर क्या हम लोग सीक्रेट रियलम के अंदर चले? तभी जुंगू हंसते हुए बोलता है, नहीं अभी के लिए कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए अभी उससे बहुत इंपॉर्टेंट काम बाकी है। तभी सीन चेंज होता है और हमें ईस्ट कोरिया के प्रिंसेस जिया जी को दिखाया जाता है क्योंकि बार बार बाय होंगली को कॉल कर रहे थे लेकिन कोई भी आंसर नहीं कर रहा होता। और लाइफ के अंदर ऐसा कभी नहीं होता कि बाय होंगली ने उसके कॉल का आंसर ना किया हो और इस वजह से जिया जी को काफी अजीब फीलिंग आ रही होती है। और
तभी वहाँ पे उसकी मेड आके उसको इन्फॉर्म करती है कि लॉर्ड गॉन्गबैन से मिलने का मौका आ चुका है और आके मीटिंग ऑलरेडी सारे एल्डर्स ने मिलकर अरेंज कर दिया है। और जिया जी काफी अजीब फील कर रही होती है। जिया जी सोच रही होती है काफी अजीब बात है कि मेरी रॉयल फैमिली के सारे एल्डर्स चाहते हैं कि मैं ईस्ट कोरिया को रिस्टोर करने के लिए 800 असेंबली के लॉर्ड गॉन्गबैन से शादी कर लूं। और उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा था कि वो यहाँ पे क्लैन एल्डर के साथ आ गई, क्योंकि जब बाय होंगली उसके साथ वेस्ट कोरिया के अंदर था वो उसकी लाइफ का हैप्पीएस्ट ईयर था। उस टाइम के बीच में कोई भी गोंग त्यांज और कोई भी प्रिंसेस जिया जी नहीं थी, सिर्फ वहाँ पे एक ऑर्डिनरी गर्ल जिया जी थी और बाय होंगली था। और वो बस ये चाहते थे कि बाय होंगली उसको यहाँ से लेकर चला जाए ताकि वो लोग एक छोटी सी सिटी के अंदर सिंपल लाइफ जी सके, जहाँ पे उन लोग के ऊपर ईस्ट कोरिया कंट्री को रिस्टोर करने की कोई जिम्मेदारी ना हो, क्योंकि वो इन सारे मैटर के अंदर और ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। लेकिन अब वो बाय होंगली के टच में बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तक कि लाइफ में पहली बार बाय होंगली का कॉल भी नहीं उठा रहा। ये सोच के प्रिंसेस जिया जी बोल रही होती बाय होंगली आखिर तुम कहाँ हो। बाय होंगली को मारने के बाद जुंगू एक विला के सामने आ जाता है और जुंगू वहाँ पे उस विला को देखते हुए सोच रहा होता है अब क्योंकि 800 असेंबली के लीडर में से एक मर चुका है, वहाँ पे उन लोग के बीच में बहुत ज्यादा परेशानी का माहौल होगा और सब लोग बाय होंगली के मर्डर को ट्रैक करने के पीछे लगे होंगे। तो मुझे लगता है वैन यूसी अब काफी ज्यादा सेफ रहेगी। तभी लेडी कगुया जुंगू के पास आती है और बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ पूछती है वैन यूसी वो लड़की है जिसको मास्टर लाइक करते हैं। हाँ मुझे ध्यान है जिस लड़की को मास्टर पसंद करते वो उनकी गर्लफ्रेंड होगी। जुंगू काफी ज्यादा शर्माने लगता है और बोलता है नहीं अभी वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और हाँ फ्यूचर के अंदर ऐसा हो सकता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। इस बात से लेडी कगुया बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और बोलती है मास्टर यहाँ पे इतनी नाइट में रुके हुए इसका मतलब वैन यूसी उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुंगू बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, वो मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ वैन यूसी नहीं मेरा भाई भी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस लाइफ के अंदर मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल होना होगा ताकि मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं जो लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रिग्रेट मुझे मेरी पिछली लाइफ के अंदर है वो मैं इस लाइफ में कभी नहीं होने दूंगा। तो लेडी कगुया फटाफट चलो हम लोग सेक्रेट फोर्स की तरफ चलते हैं, वहाँ पे जाके लेवल अप करते हैं, साथ ही में कुछ ऐसा आइटम मिल सकते हैं जिससे बुक ऑफ विशेस के मास्टर की एनर्जी को रिकवर कर सके। और वो दोनों ही मार्शल आर्ट स्क्वायर के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पे दो गार्ड सेक्रेट फॉरेस्ट के एंट्रेंस पे खड़े होते हैं, क्योंकि सेक्रेट फॉरेस्ट में एंट्री करने का लेवल था वो काफी ज्यादा हाई था और उन लोग को इसीलिए यहाँ पे असाइन किया गया था जिन लोगों का लेवल काफी ज्यादा कम हो वो लोग उसकी एंट्री को बंद कर सके। और जुंगू के वहाँ पहुंचते वो लोग उसको वार्न करने लगते हैं ये जो जगह है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसके अंदर एंटर करने के लिए कम से कम लेवल 30 का होना जरूरी है और तुम यहाँ पे इस जगह को बिल्कुल भी आधे में क्विट करके नहीं जा सकते, इसीलिए यहाँ पे कोई भी बेवकूफी वाली हरकत मत करना। जुंगू को पता था कि यहाँ पे बात करने से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, इसीलिए वो अपने आइडेंटिटी कार्ड को बाहर निकालता है। तभी वो जो लंबा वाला इंस्पेक्टर होता है वो बोलता है डार्क एम्परर आखिर ये कौन है। और वो मोटा वाला इंस्पेक्टर बोलता है क्या तुम ही डार्क एम्परर हो जिसने इतने सारे रिकॉर्ड तोड़े कि उसकी वजह से बहुत सारे ग्लोबल अनाउंसमेंट हुई है। जुंगू अपनी आइडेंटिटी को गायब करता है और बोलता है क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। और जब वो मोटा वाला इंस्पेक्टर देखता है कि जुंगू के पास में लेडी कगुया खड़ी है तो वो जुंगू के कान में आते हुए बोलता है कि ब्रदर प्लीज आप लड़के के सामने शो ऑफ करने के लिए इसके अंदर मत जाए, क्योंकि इस सीक्रेट रिले में जाने के बाद आप सिर्फ 3 बार जिंदा वापस आ सकते हैं। तभी जुंगू बोलता है तुम्हारे कंसर्न के लिए थैंक यू, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये काम शो ऑफ के लिए नहीं कर रहा। और जब जुंगू और लेडी कगुया अंदर जा रहा था वो मोटा वाला इंस्पेक्टर बोलता है इस बंदे को देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये डार्क एम्परर है, लेकिन इसकी आंखों के अंदर किसी भी चीज के लिए बिल्कुल भी डर नहीं है। ऐसी चीजें मैंने सिर्फ एंशिएंट टाइम के हीरोज के बारे में सुनी है। उस रियलम में एंटर करने के बाद लेडी कगुया बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। उस पूरे रियलम के जर्नी के अंदर डार्क एम्परर को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेडी कगुया ने अकेले सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। लेडी कगुया दिखने में काफी इनोसेंट लगती हो और ऐसा लगता है कि उसे पूरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन कॉम्बैट एबिलिटी के मामले में लेडी कगुया डार्क एम्परर से बिल्कुल पीछे नहीं है। और वहीं लेडी कगुया की जो स्वॉर्डमैनशिप है वो डार्क एम्परर के मुकाबले काफी ज्यादा लाइट और देखने में अच्छी लगती है। उसको देख के ऐसा लगता ही नहीं कि वो स्वॉर्ड चलाने में बिल्कुल मेहनत कर रही है, ऐसा लगता है कि लेडी कगुया स्वॉर्ड के साथ एक डांस कर रही है, जो कि जुंगू को देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। जुंगू आराम से लेट के लेडी कगुया की फाइट देख रहा होता है। उसको वहाँ पे उस मोटे इंस्पेक्टर की बात याद आ रही होती है कि जुंगू सब कुछ लड़के के सामने शो ऑफ करने के लिए कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखने में बिल्कुल उल्टा लग रहा है। ऐसा लग रहा है लेडी कगुया मेरे सामने शो ऑफ करने के लिए सब कुछ कर रही है और लेडी कगुया को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, वो बहुत जल्दी सारे मॉन्स्टर को मार देती है। लेकिन उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ होता, वो और भी मॉन्स्टर को मारना चाहती थी और वो जुंगू को बोलती चलिए हम दूसरे एरिया में चलते हैं। और जुंगू फटाफट से खड़ा होता है और याद करता है कि आखिर सीक्रेट रियलम की स्टोरी लाइन क्या है। सैकड़ों की तादाद में मॉन्स्टर एल्ट्रा के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पे प्लेयर्स का टास्क ये है कि वो लोग एल्फ की हेल्प करें ताकि वो लोग अपने कैंप को डिफेंड कर सके। और वहीं प्लेन्स के बीच में एक एरिया जो कि बहुत बड़े बड़े स्टोन से भरा हुआ है और वो जो एरिया है उनको एल्फ गार्ड करते हैं। और वहाँ पे उन लोगों ने दीवारों के साथ साथ लकड़ी के घर बना रखे हैं। और स्टोन फॉरेस्ट के और ज्यादा अंदर जाने पे वहाँ पे एक सेक्रेटरी है जिसके ऊपर फ्रेगमेंट ऑफ गॉड गिवन क्रिस्टल ग्रो होते हैं। वही गॉड गिवन क्रिस्टल हमें चाहिए जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी सब्स्टिट्यूट की एनर्जी को रीस्टोर कर सकते हैं। और लेडी कगुया को ये सारी बातें समझ में नहीं आती और वो बोलती है अगर हम लोग यहाँ पे एल्फ की हेल्प करते हैं तो क्या वो लोग हमें थैंक यू गिफ्ट के तौर पे गॉड गिवन क्रिस्टल दे देंगे। जुंगू बोलता है नॉर्मली तो यही होना चाहिए कि जब प्लेयर्स एल्फ ट्राई की हेल्प करे तो वो लोग थैंक यू गिफ्ट के तौर पे उन लोगों को गॉड गिवन क्रिस्टल दे दे। लेकिन मेरी पिछली लाइफ के अंदर जो प्लेयर्स थे उन लोगों ने एक अलग स्ट्रेटेजी बनाई, अगर वो लोग
यहाँ पे सारे मॉन्स्टर को एल्फ के ऊपर अटैक करने दे, उसके बाद उन मॉन्स्टर के ऊपर चार्ज करे, तो इस तरीके से उन लोगों को ज्यादा क्रिस्टल मिल पाएंगे। ऐसे भी किसी को भी यहाँ पे छोटा सा रिवॉर्ड नहीं चाहिए, अगर आपको पूरी चीजें मिल जाती तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। तभी हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। एल्फ और मॉन्स्टर के बीच की फाइट खत्म हो गई होती है। जो एल्फ का कैंप था वो काफी ज्यादा बर्बाद हो चुका था, वहीं जो बाकी के एल्फ जिंदा थे वो काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। जुंगू को लगा कि ये टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगी और इसीलिए वो लेडी कगुया के साथ में आगे की तरफ चला जाता है। बहुत सारे मॉन्स्टर स्टोन फॉरेस्ट के काफी ज्यादा डीप के अंदर चले गए होते हैं और वो सारे मॉन्स्टर एक साथ जमा होकर एक बड़े से मॉन्स्टर में चेंज हो जाते हैं और एक साथ मिलने के बाद वो लोग लेवल 35 का बॉस मॉन्स्टर बनते हैं। और जब वो गॉड गिवन क्रिस्टल को सेक्रेट ट्री के ऊपर देखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता और अपने सारे लोगों को बिट्रे करने लगता है। तभी अचानक से एक बहुत खतरनाक स्ट्राइक आती है और जिस हाथ से वो गॉड गिवन क्रिस्टल को लेने वाला था वो कट के अलग हो जाता है और तभी जुंगू वहाँ पे लेडी कगुया और डार्क एम्बर के साथ पहुंचता है और सेक्रेटरी को देख के काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि जितना उसको पास्ट लाइफ के अंदर याद था उससे भी ज्यादा क्रिस्टल वहाँ पे प्रेजेंट थे। और हम देखते वो बॉस मॉन्स्टर गुस्से से भर गया होता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी लगा था यहाँ पे एक ह्यूमन आएगा जो कि उसके खाने को छीन लेगा। जुंगू उसको वहाँ पे इग्नोर करता है और फटाफट से गॉड गिवन क्रिस्टल को लेने लगता है और गॉड गिवन क्रिस्टल को यूज करते ही बुक ऑफ विशेस का मास्टर वापस से एक्टिवेट हो जाता है। बुक ऑफ विशेस का मास्टर बोलता है मुझे काफी एनर्जी फील हो रही है मास्टर, आपका थैंक यू, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत करी। और तभी जुंगू फटाफट से बुक ऑफ विशेस के मास्टर से एक विश मांग देता है कि डार्क एम्पर की पावर को तब तक बढ़ाते रहो जब तक वो बॉस मॉन्स्टर मर नहीं जाता। तभी बुक ऑफ विशेस का मास्टर बुक ऑफ विशेस को एक्टिवेट करता है और बोलता है मास्टर मैं आपके हर एक विश को कंप्लीट करूंगा। तभी डार्क एम्पर को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पावर फील होती है, लेकिन वो बॉस मॉन्स्टर डार्क एम्पर को रिएक्ट करने का चांस नहीं देता, डार्क एम्पर की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख के जुंगू भी हाथों हाथ लेडी कगुया को बोलता है फटाफट से रेनी नाइट अम्ब्रेला फॉर्म ले लो और डार्क एम्पर के हर एक अटैक को ब्लॉक करो। तभी लेडी कगुया की जो लॉन्ग स्वॉर्ड थी वो एक अम्ब्रेला के अंदर चेंज हो जाती है। लेडी कगुया उस अम्ब्रेला को लेके डार्क एम्पर के सामने आ जाती है और उस बॉस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। और लेडी कगुया का अम्ब्रेला इतना ज्यादा पावरफुल था कि बॉस मॉन्स्टर के अटैक के बावजूद उसको कुछ खास डैमेज नहीं होता और बाकी सारे जो छोटे छोटे मॉन्स्टर होते हैं वो भी लेडी कगुया और डार्क एम्पर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन लेडी कगुया और डार्क एम्पर दोनों इनके ऊपर ध्यान नहीं देते और उनके अटैक को डॉज करते हुए बॉस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगते हैं। और तभी जुंगू को बताया था कि लेडी कगुया ने बॉस मॉन्स्टर के ऊपर 200 पॉइंट का डैमेज दिया है, वहीं डार्क एम्पर ने बॉस मॉन्स्टर के ऊपर 370 पॉइंट का क्रिटिकल डैमेज दिया है। और तभी डार्क एम्पर सीज बाय फोर्स को एक्टिवेट करता है और बॉस मॉन्स्टर के 27,900 लाइफ पॉइंट को सीज कर लेता है। और बॉस मॉन्स्टर इन दोनों सब्स्टिट्यूट से फाइट करते करते काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है और साथ ही में वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि डार्क एम्पर ने उसकी लाइफ पॉइंट को परमानेंटली सीज कर लिया है और वो उन दोनों के ऊपर अपने मिटियोर हैमर से अटैक करता है, लेकिन वो दोनों उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। और तभी वो एक लंबी सांस लेते हुए एनर्जी बॉल को गैदर करने लगता है जो कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है जिसका नाम होता है डिस्ट्रक्शन ब्रेथ रे। ये देख के जुंगू काफी ज्यादा शॉक होता है, लेडी कगुया को बोलता है कि डिफेंस मोड के अंदर आ जाओ। और जैसे वो एनर्जी बॉल ब्लास्ट होता है लेडी कगुया और डार्क एम्पर दोनों पीछे की तरफ घिसकते हैं और वहाँ पे हर जगह बहुत ज्यादा डस्ट हो गई होती है। लेकिन लेडी कगुया का जो अम्ब्रेला होता है वो अभी भी अनब्रोकन होता है और वो दोनों ही सब्स्टिट्यूट अम्ब्रेला से बाहर निकलते हैं और रेनी नाइट अम्ब्रेला फॉर्म के अंदर लेडी कगुया का डिफेंस 430 पॉइंट हो जाता है। और जब तक लेडी कगुया की एनर्जी पूरी से खत्म नहीं हो जाती तब तक उसके लाइफ पॉइंट बिल्कुल भी नहीं घटेंगे। और यही सब देख के जुंगू के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि भले लेडी कगुया को कोई भी हार्म ना हुआ हो लेकिन उसकी एनर्जी खत्म होने के काफी करीब है और वही डार्क एम्पर की एनर्जी भी काफी ज्यादा कम बची है। और यही सब देखते हैं जुंगू सेक्रेटरी के अंदर से कुछ क्रिस्टल को तोड़ लेता है और जुंगू के उन क्रिस्टल को यूज करते डार्क एम्पर को अपनी बॉडी के अंदर पावर फील होने लगती है और अपने अल्टीमेट मूव को यूज करने के बाद बॉस मॉन्स्टर की पावर काफी ज्यादा कम हो गई होती है और काउंटर अटैक के लिए उसकी हालत बिल्कुल परफेक्ट थी। तभी डार्क एम्पर आगे बढ़ते हुए बॉस मॉन्स्टर के ऊपर काफी सारे पंचेस मारता है और साथ ही में अपनी एबिलिटी सीज बाय फोर्स का यूज करते हुए बॉस मॉन्स्टर के अल्टीमेट मूव डिस्ट्रक्शन डेथ रे को सीज कर लेता है और साथ ही में एजिलिटी के अंदर से भी 36 पॉइंट सीज कर लेता है। और यही सब देखते हुए बॉस मॉन्स्टर पागल हो जाता है, तभी डार्क एम्पर अपनी फिस्ट की हेल्थ से उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। और तभी सिस्टम जुंगू को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बोलता है प्लेयर डार्क एम्पर को 9,500,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। आपको इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने की वजह ये है क्योंकि आपने यहाँ पे उस मॉन्स्टर को मारा जो कि आपसे 13 लेवल हाइयर है, इसीलिए आपके एक्सपीरियंस पॉइंट के अंदर 11,400% का बूस्ट आया है। और एक साथ इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने की वजह से जुंगू का थर्ड प्रोफेशनल स्किल भी एक्टिवेट हो जाता है और इस स्किल के एक्टिवेट होते जुंगू के आसपास बहुत सारी एनर्जी से बनी हुई स्वॉर्ड आती है और जो बॉस मॉन्स्टर खत्म होकर काफी ज्यादा छोटा हो गया था वो जुंगू के ऊपर अटैक करता है। और तभी जुंगू हंसते हुए बोलता है ये सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट है मेरी नई स्किल को टेस्ट करने के लिए। और जैसे ही जुंगू अपनी नई स्किल को एक्टिवेट करता है उसके पीछे बहुत सारी स्वॉर्ड आती है और उन सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर को मार देती है। और इतने सारे मॉन्स्टर को मारने की वजह से जुंगू की एजिलिटी 24 पॉइंट बढ़ जाती है और जुंगू अपने लेवल अप से काफी ज्यादा खुश था क्योंकि जुंगू की अटैक पावर को अब एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूट से कंपेयर किया जा सकता है। हालांकि मॉन्स्टर से फाइट करना काफी ज्यादा थकाऊ होता है, थोड़ी देर फाइट करने की वजह से जुंगू का माना काफी ज्यादा घट चुका है। तभी जुंगू को याद आता है कि मेजिस के पास एक स्किल होती है जो कि माना की रिकवरी को काफी ज्यादा तेज कर देती है और साथ में उस स्किल की हेल्प से वो लोग मॉन्स्टर के अंदर से माना एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जुंगू ने यहाँ पे डिसाइड किया कि जैसे उसे टाइम मिलेगा वो एक ऐसी स्किल को पक्का एक्वायर करेगा। जुंगू को ऐसी पावरफुल स्किल नहीं चाहिए जो कि उसकी लाइफ को बचा सके, लेकिन बस एक ऐसी माना रिकवरी स्किल जो कि क्रिटिकल टाइम के अंदर काफी ज्यादा काम आ सके। तभी जुंगू पीछे घूमते हुए सेक्रेटरी को देखने लगता है और बोलता आखिर सेक्रेटरी के अंदर कितने ज्यादा गॉड गिवन क्रिस्टल होंगे और वो अपनी नई स्किल को एक्टिवेट करते हुए सारे क्रिस्टल को तोड़ देता है।
और जब वो उन सारे क्रिस्टल को काउंट करता है तो उसे पता चलता है कि उसने यहाँ पे 100 गॉड गिवन क्रिस्टल को तोड़ा है, क्योंकि पूरे 5 ट्रिपल एस ग्रेड के सुपर एनर्जी क्रिस्टल के बराबर होते हैं। और इतने सारे क्रिस्टल के साथ मुझे लगता है कि मेरे सब्स्टिट्यूट को काफी टाइम तक एनर्जी की कमी होगी, और अपनी लिमिट से पार जाके लेवल को कंप्लीट करने से जुंगो को काफी ज्यादा फायदा हुआ। और मुझे नहीं लगता अब दूसरे प्लेयर्स के लिए यहाँ पे ज्यादा गॉड गिवन क्रिस्टल बाकी होंगे। और जुंगो के पास अब व्हील ऑफ डेस्टिनी के 20 लॉटरी टिकट हो चुके हैं, और वो उन सभी को एक साथ यूज करेगा। और तभी हम देखते हैं बुक ऑफ विशेष आता है, जुंगो को ग्रीट करता है, और तभी जुंगू बोलता है बुक ऑफ विशेष के मास्टर तुम्हें इस पर काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि तुमने यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करी है, उसका खर्चा तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। और बुक ऑफ विशेष का मास्टर बोलता है मैं अच्छे से अच्छा करने का ट्राई करूंगा। और तभी जुंगू व्हील ऑफ डेस्टिनी को एक्टिवेट करता है, और जुंगू बोलता है बुक ऑफ विशेष के मास्टर मेरे जो 10 ड्रॉ होंगे उनमें से कोई भी एस ग्रेड से कम का नहीं होना चाहिए, और उस एस ग्रेड आइटम के अंदर कोई भी लाइफ एक्सटेंडिंग पिल नहीं होनी चाहिए। और तभी उस व्हील ऑफ डेस्टिनी के अंदर से 20 पॉइंट बाहर निकलते हैं, जो कि हर एक अलग अलग कलर के होते हैं। तभी जुंगू के पास में सबसे पहले गोल्डन कलर का क्रिस्टल आता है, जो कि एक लेजेंडरी एसएस ग्रेड का कूल डाउन क्रिस्टल होता है, और इसकी वजह से जुंगू अपने किसी भी टैलेंट के कूल डाउन को हाफ कर सकता है। और तभी जुंगू हाथा तो उस क्रिस्टल को यूज करता है, और अब जुंगू एक दिन के अंदर 2 एस के टैलेंट को प्लंडर कर सकता है। और तभी जुंगू की नजर एक ए ग्रेड के क्रिस्टल के ऊपर जाती है। इस क्रिस्टल की हेल्प से आप अपनी इंटेलिजेंस को 10 पॉइंट से बूस्ट कर सकते हैं। तभी बुक ऑफ विशेष का मास्टर जुंगू को बोलता है कि आप ये क्रिस्टल उसको दे जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और जब जुंगू अपने सारे सब्स्टिट्यूट के इंटेलिजेंस को देखता है तो बुक ऑफ विशेष का इंटेलिजेंस होता है 180 पॉइंट, वहीं लेडी कगुए का इंटेलिजेंस होता है 30 पॉइंट, और डार्क एम्पर का इंटेलिजेंस होता है 1 पॉइंट। और जुंगू तीनों के इंटेलिजेंस पॉइंट देखने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो डार्क एम्पर को एक क्रिस्टल देगा। लेकिन अभी भी जुंगू को ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर सब्स्टिट्यूट के लिए इंटेलिजेंस एट्रीब्यूट क्या काम का है। डार्क एम्पर का जो इंटेलिजेंस है वो 1 है, इसीलिए वो किसी भी बैटल के अंदर ऑटोमेटिकली फाइट नहीं कर सकता। जो बात मुझे पूरी तरह से समझ में आती है, लेकिन जो बुक ऑफ विशेष का मास्टर है उसका इंटेलिजेंस 180 पॉइंट है, जो कि एक एवरेज इंसान से 18 टाइम ज्यादा है। हालांकि वो काफी जल्दी रिएक्ट करता है और मुझे काफी अच्छे सजेशन देता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और वही लेडी कगुए का जो इंटेलिजेंस है वो 30 पॉइंट है, जो कि एक एवरेज पर्सन से 3 टाइम ज्यादा है, लेकिन काफी ज्यादा ओबीडियंट और सेंसिबल को छोड़ के वो इतनी ज्यादा स्मार्ट नहीं है कि उसे मेरे से ज्यादा स्मार्ट कहा जाए। तो ये बुक ऑफ विशेष का मास्टर जुंगू की कंफ्यूजन को समझ जाता है और बोलता है मास्टर इंटेलिजेंस का क्लेवरनेस और विजडम से कोई लेना देना नहीं है, ये बस इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि आप कितनी जल्दी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। जितनी ज्यादा आपकी इंटेलिजेंस वैल्यू हाई होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी नॉलेज की लर्न करने की एबिलिटी होगी, साथ में आप काफी इजीली एक्सपीरियंस को गेन कर पाएंगे, जो कि आपके कॉम्बैट और कम्युनिकेशन के अंदर काफी हेल्प करेगा। और जुंगू को पता चला कि डार्क एम्पर को इंटेलिजेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ फोर्स के ऊपर रिलाई कर रहा है। अब क्योंकि मॉन्स्टर्स के लेवल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इसीलिए डार्क एम्पर को भी अपने हिसाब से सोचने की जरूरत है। और तभी जुंगू डार्क एम्पर को इंटेलिजेंस क्रिस्टल दे देता है, और डार्क एम्पर जैसे उस क्रिस्टल को तोड़ के उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, डार्क एम्पर की आंखें पूरी तरह से चेंज हो जाती है, और वो एक वॉरियर की डीप वॉइस के अंदर बोलता है मास्टर मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, डार्क एम्पर आपके रास्ते के सारे ऑब्स्टिकल को हटा देगा। और ये देखते हुए जुंगू बोलता है डार्क एम्पर तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो और मुझे तुम्हें कॉम्बैट के अंदर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। और तभी जुंगू काफी सारे लिमिट क्रिस्टल बुक ऑफ विशेष के मास्टर को देता है, इससे बुक ऑफ विशेष के मास्टर की एनर्जी लिमिट 300 पॉइंट से बढ़कर 355 पॉइंट हो जाती है। और ये सब कुछ हैंडल करने के बाद जुंगू बुक ऑफ विशेष के मास्टर को बोलता है फटाफट से मुझे अगले टारगेट के लोकेशन के बारे में बताओ जिसको हमें प्लंडर करना है, कि अब जुंगू का कूल डाउन टाइम हाफ हो चुका है, इसीलिए वो इवनिंग को भी एक और टैलेंट को प्लंडर कर सकता है। और तभी हमें एक स्कूल की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कुछ बुली बच्चे यांग योंग नाम के बच्चे को बुली कर रहे होते हैं, और यांग योंग को रोज ऐसी बुरी तरह से इंसल्ट किया जाता है और मारा जाता है। और उन सब में खासकर जो उनका लीडर है जो यू, वो उसको काफी ज्यादा परेशान करता है। पास्ट के अंदर यांग योंग ने हमेशा चुच्चा मार सही, लेकिन अब यांग योंग को सब सहने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने यहाँ पे ए रैंक के टैलेंट रेथिंग सीन को अवेकन किया है। जो भी मार और बेइज्जती उसने सही है, आज वो उन सबको वापस करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो उन लोगों के ऊपर अटैक करता है उसकी फिस्ट को एक टेंटेकल पकड़ लेता है, और हमें दिखाया था कि वो सारे टेंटेकल जो यू के पीछे से आ रहे होते हैं। जो यू बोला तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो, ऐसा नहीं है, इस वर्ल्ड के सिर्फ तुमने अवेकन किया है, अगर मुझे यहाँ पे अपने लिए लोग नहीं चाहिए होते तो मैं तुम्हें कभी का मार चुका होता। और ये सब देख के यांग योंग का फेस चेंज हो जाता है, उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जोयू के पास एक ऐसे रैंक का टैलेंट होगा। और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बुली के पास इतना पावरफुल टैलेंट हो? क्या इसका मतलब ये बात बिल्कुल सच है कि जो इंसान अच्छा करेगा उसके साथ काफी ज्यादा बुरा होगा और जो डेविल होगा वही जीतेगा? और हम देखते हैं वहाँ पे जो भी 10 टेंटेकल होते हैं उसने यांग योंग को पूरी तरह से पकड़ रखा होता है, और ये सारी बातें जो हो रही होती है वो सब जुंगू के दिमाग में आती है, क्योंकि बुक ऑफ विशेष के मास्टर ने अगला टारगेट जोयू को चुना था। तभी जोयू यांग योंग का मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है आखिर अब तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे, क्यों ना तुम एक काम करो कि तुम अपने सब्स्टिट्यूट को समन करो ताकि वो यहाँ पे मेरे सब्स्टिट्यूट के साथ फाइट कर सके। जोयू बोलता है क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो आखिर तुमने मेरे सामने एरोगेंट बिहेव करने का ट्राई कैसे किया? और वो वापस से यांग योंग का मजाक उड़ाने लगता है, और यांग योंग चाहे वहाँ पे कितना भी ट्राई कर लेता है लेकिन वो उसके टेंटेकल से बिल्कुल भी नहीं छूट पा रहा होता, इस वजह से वो वहाँ पे हार मान लेता है। लेकिन तभी डोर के पास एक लड़की की आवाज आती है और हम देखते हैं वहाँ पे एक प्रोफेशनल आउटफिट के अंदर टीचर होती है, और वो बोलते कि तुम यहाँ पे दूसरे बच्चों को बुली
पूरी नहीं कर सकते, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टैलेंट है। और यांग योंग जो कि हार मान चुका था, टीचर को देखते उसके मन के अंदर होप आ जाती है। लेकिन जो यू जिसका एस रैंक का सब्स्टिट्यूट ग्रीन डीमन ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका था, उसके मन के अंदर किसी के लिए भी डर नहीं रहा। वो अपनी टेंटिकल की हेल्प से उस टीचर को भी पकड़ लेता है। वो उस टीचर के चीज को टच करने लगता है। ये जो टीचर होती है चीन यून, ये अभी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई थी, और क्योंकि वो एक न्यू टीचर है इसलिए वो काफी ज्यादा यंग और अट्रैक्टिव है। सारे जो हाई स्कूल स्टूडेंट है उसको काफी ज्यादा एडमायर करते हैं। और वहीं जो यू इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था, और वो टेंटिकल की हेल्प से चिन यून के पैरों को रब करने लगता है। और जो यू की हरकतों को देख के चिन यून काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं जो यू जिसके अंदर बिल्कुल भी शर्म बाकी नहीं होती, वो यांग योंग की गालियों को बिल्कुल इग्नोर करता है। जो यू चिन यून के काफी ज्यादा पास पहुंच गया होता है, लेकिन तभी वहाँ पे काफी स्पीड से स्वॉर्ड की स्ट्राइक आती है और ग्रीन डीमन के काफी ज्यादा टेंटिकल को काट देती है। जो यू के पीछे एक फिगर अपीयर होता है जो कि उसके दोनों दोस्तों को मार देता है। जो यू बोलता कि तुम हो कौन, फटाफट से मेरे सामने आओ। अभी हम देखते हैं जुंगू शैडोज के अंदर से बाहर निकलता है, उसके साथ में यहाँ पे लेडी कगुया भी होती है। और तभी लो यू बोलता कि तुम हो कौन, मुझे नहीं याद कि मेरे स्कूल के अंदर किसी ने भी एस रैंक के टैलेंट को अवेकन किया हो। तभी जुंगू उसको इग्नोर करता है और बुक ऑफ विशेस के मास्टर को समन करता है। और जुंगू बुक ऑफ विशेस के मास्टर से विश मांगता है कि मुझे यहाँ पे 30 सेकंड तक किसी भी अटैक से हार्म नहीं होना चाहिए। जुंगू सोचता है बाय होंगली से फाइट करने के बाद मुझे ये बात समझ में आ चुकी है कि जिस भी बंदे के पास एस रैंक का टैलेंट है उसको बिल्कुल भी कम नहीं आका जा सकता। जब लो यू देखता है कि जुंगू उसको इग्नोर कर रहा है तो वो बोलता कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जुंगू बोलता तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे पास ये 3 सेकंड बाकी है, 3 सेकंड के अंदर तुम कुछ भी बोलने लायक नहीं बचोगे। और जुंगू की सारी बातें सुनकर लू यू काफी गुस्सा हो गया होता है और बोलता है क्योंकि तुमने एक सब्स्टिट्यूट को समन कर लिया इसका मतलब तुम स्पेशल नहीं हो। मैं तुम्हें यहाँ पे 3 सेकंड देता हूँ, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मैं पक्का से तुम्हें मार दूंगा। तभी जुंगू बोलता अच्छा ये तुम्हारे लास्ट वर्ड थे, चलो कोई बात नहीं, डार्क एम्परर जाओ फटाफट जो यू को खत्म कर दो। और जो यू देख के काफी ज्यादा शॉक होता है और बोलता है आखिर तुम्हारे पास कितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट है। तभी डार्क एम्परर काफी स्पीड से लू यू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ पे उसकी फिस्ट को ग्रीन डीमन के टेंटिकल पकड़ लेते हैं। डार्क एम्परर वहीं पे रुक गया होता, वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता। लू यू बोलता तुम्हारे पास इतने सारे सब्स्टिट्यूट आखिर उसका फायदा क्या, वो सब के सब बिल्कुल यूजलेस है। तभी लू यू के सामने बहुत सारे स्वॉर्ड की स्ट्राइक आती है, ग्रीन डीमन के सारे टेंटिकल को काट देती है। और हम देखते हैं करने वाले कोई और नहीं बल्कि लेडी कगुया होती है। और ये सब देख के लू यू काफी शॉक हो गया होता है और सोचता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रीन डीमन इतनी इजीली कैसे हार सकता है। और लू यू काफी घबरा गया होता है और अपने एरोगेंस को भूल जाता है और बोलता है यांग योंग वो पहला इंसान है जिसने मेरे ब्रदर को बुली किया था, मैं बस यहाँ पे अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो यांग योंग चिल्लाते हुए बोलता है ये बंदा बिल्कुल झूठ बोल रहा है। लेकिन जुंगू को इन सारी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो लू यू से बोलता है कि एक्टिंग करना बंद करो क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे पावर थी इसलिए तुम गलत चीजें कर रहे थे और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी लगता है कि तुम्हें पुलिस में देने से कोई फायदा है, तो मुझे लगता है तुम्हारा यहाँ पे मेरे हाथों से मर जाना ठीक रहेगा। और ये देखते कि जुंगू उसको मार डालेगा। लू यू फटाफट टीचर चिन यून की तरफ जाने लगता है और बोलता है टीचर चिन प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैंने यहाँ पे एक एस रैंक का टैलेंट को अवेकन किया है, मैं यहाँ पे अपनी कंट्री का काफी कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मुझे नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना चाहिए। लेकिन तभी लेडी कगुया लू यू के पीछे आती है, उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है और लू यू उसके एक अटैक के साथ ही मर जाता है। जुंगू बोलता है ये तुम्हारे टीचर फिर भी तुमने इनके साथ ऐसा किया, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ देता हूँ तुम कल किसी के साथ ऐसा करोगे तो तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मरना डिजर्व करते हो। तभी जुंगू अपने प्लंडर के टैलेंट को एक्टिवेट करते हुए लू यू के टैलेंट को ले लेता है और जैसे ही जुंगू लू यू के टैलेंट को चेक करने वाला होता है तो यहाँ पे यांग योंग डिस्टर्ब कर देता है और बोलता है सर आपका थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। और वो बोलता है कि सर आखिर आपका नाम क्या है। जुंगू यहाँ पे अपना रियल नेम नहीं बताना चाहता था इसीलिए वो उसको बोलता है मेरा नाम है डार्क एम्परर। और वो यहाँ पे डार्क एम्परर और लेडी कगुया के साथ चला जाता है और जुंगू को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसने यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैन बना लिया है। और वहाँ से निकलने के बाद जुंगू एक रेस्टोरेंट के अंदर आता है जहाँ पे उसने जो टैलेंट को प्लंडर किया था उसको चेक करने लगता है और जुंगू का जो प्लंडर टैलेंट होता है वो यहाँ पे कूल डाउन के ऊपर चला गया होता है। और ये जो टैलेंट है ग्रीन डीमन उसकी पावर जुंगू को खुद से चेक करना पड़ेगा। तभी जुंगू वहाँ पे ग्रीन डीमन को समन करता है, तभी जुंगू के पीछे से 10 टेंटिकल आ जाते हैं और जुंगू के लिए ये फीलिंग काफी रिफ्रेशिंग थी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पास अब 2 नहीं बल्कि 12 हाथ है जो कि फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। और उसने यहाँ पे बिल्कुल नहीं सोचा कि इस फॉर्म का सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है और वो हाथों हाथ ग्रीन डीमन के एट्रीब्यूट पैनल को खोलता है। वहीं पे ग्रीन डीमन के पास एक स्किल होता है जिसका नाम होता है इलास्टिक स्किन। और ग्रीन डीमन की ये जो स्किल्स है वो सॉलिड वेपन, स्पेल्स और इस तरह के अटैक से 50% का डैमेज रिडक्शन देती है, लेकिन वही शार्प वेपन से डैमेज 20% इंक्रीज हो जाता है। और तभी जुंगू को समझ में आता है कि आखिर डार्क एम्परर का अटैक उसके ऊपर काम क्यों नहीं किए। और वहीं लेडी कगुया ने इसको कुछ स्ट्राइक के अंदर खत्म कर दिया। हालांकि ग्रीन डीमन का अटैक पावर उतना ज्यादा हाई नहीं है और ये एक टाइम में बहुत सारे अटैक कर सकता है और वहीं ये स्पेल्स के खिलाफ डिफेंस के अंदर काफी ज्यादा काम आएगा। और ये एक डिसेंट सा सब्स्टिट्यूट है जो कि मेरे काफी ज्यादा काम आ सकता है। और अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जुंगू अब रिलैक्स करने की सोचता है और तभी जुंगू अपने सारे सब्स्टिट्यूट को समन करता है और बोलता है मैं तुम सभी को फ्राइड चिकन की ट्रीट दूंगा। और ये जो रेस्टोरेंट है वो चिकन बर्गर्स के लिए काफी फेमस होता है। ऑर्डर करने के बाद वो अपने फोन को साइड में रख देता है और क्योंकि जुंगू के स्पेशल क्रिस्टल के अंदर काफी जगह होती है इसीलिए उसने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डर दिया होता है। तभी एक वेट्रेस वहाँ पे आती है जो कि काफी परेशान होती है और वो बोलते सर क्या आपने यहाँ पे 300 चिकन रोल, 300 स्पाइसी बर्गर, 200 टेंडर बीफ,
100 सी फीस बर्गर और वही 400 कॉलर्स का ऑर्डर दिया है। तभी जुंगू बोलता है हाँ ये बिल्कुल सच है, मैंने ही ऑर्डर दिया है। जुंगू बोलता है मैं जानता हूँ स्टोर के अंदर इतना स्टॉक नहीं होगा, तो तुम्हारे पास जितना है तुम उतना लेके आ सकती हो। जुंगू बोलता है अगले 6 महीने के अंदर खाना काफी कम हो जाएगा, तो अभी से अपने स्पेटियल क्रिस्टल के अंदर खाना जमा करना काफी अच्छा रहेगा। स्पेटियल क्रिस्टल होता है वो खाने को बिल्कुल वैसा ही रखता है जैसा उसको स्टोर करते वक्त रखा गया था। तभी लेडी कुकी जुंगू को बोलते कि मास्टर बाहर की तरफ देखिए, वहाँ पे जो फॉग है वो काफी थिक होती जा रही है। तभी जुंगू उस फॉग को देख के सोचता है ये फॉग मैंने ऑलरेडी देख रखी है, और जुंगू फटाफट से गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट को चेक करने लगता है और उस अनाउंसमेंट को पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि छोटी तबाही की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे इंटर डायमेंशनल बग ने अटैक किया है, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही आखिर अटैक इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर ये सब 7 दिन बाद हुआ था। तभी उस रेस्टोरेंट का गेट खुलता है और वहाँ पे एक लड़की दौड़ते हुए आती है, उसके हाथ में एक बच्चा होता है और वो बोलती है प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, लेकिन तभी पीछे से एक टेंटेकल आता है और उसको जमीन पे गिरा देता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक स्पाइडर मॉन्स्टर होता है जो कि एक ट्रक से ज्यादा बड़ा होता है और वो देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है। उसके मुंह से लगातार सलाइवा गिर रहा होता है। वो औरत बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन चाहे वो कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले वो अपने आप को स्पाइडर मॉन्स्टर से नहीं बचा पा रही थी। लेकिन तभी जुंगू वहाँ पे उसके आगे आगे खड़ा हो जाता है और जुंगू को अपने आगे देख के उस वुमन को काफी सेफ फील होता है। और तभी जुंगू आगे बढ़ते हुए स्पाइडर मॉन्स्टर के सामने चला जाता है। तभी जुंगू बुक ऑफ विशेस के मास्टर को समन करता है और बोलता है मेरे आगे से 10 मीटर तक की फॉग हट जानी चाहिए। तभी वहाँ से एक व्हाइट कलर की लाइट गुजरती है जो कि आसपास के 10 मीटर की सारी फॉग हटा देती है और जुंगू अपनी शॉर्ट ब्लेड की हेल्प से उस स्पाइडर को 2 हिस्सों के अंदर काट देता है और सिस्टम बताता है कांग्रेचुलेशन डार्क एम्परर, आपने यहाँ पे लेवल 7 के स्पाइडर मॉन्स्टर को मार दिया है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे 640 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। जुंगू बोलता है इन मॉन्स्टर का आना ह्यूमैनिटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, भले इन लोग को मारने में कोई आइटम ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे वो नॉर्मल मॉन्स्टर को मारने के 4 गुना ज्यादा होंगे। तभी वहाँ पे जुंगू के सामने कुछ फ्लाई बग्स आने लगते हैं, पर इससे पहले वो लोग जुंगू के पास पहुंच पाते हैं। लेडी कगुया उनको मार देती है। वही डार्क एम्परर भी वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर को मारने लगता है। वही हमें दूसरी तरफ सिटी का सीन दिखाया है जहाँ पे बहुत सारे बग मॉन्स्टर आगे होते हैं और वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है जो कि सारे बग मॉन्स्टर को सेंस कर रहा होता है और बोलता है ये मॉन्स्टर काफी बड़े, इनको मारने में हमें कितने एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। तभी यूताई जी बोलता है इन मॉन्स्टर को मारने पे हमको नॉर्मल मॉन्स्टर से 4 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे और भले ये जो डिजास्टर है वो आम लोगों के लिए काफी बेकार हो, लेकिन हम जैसे अवेकनर्स के लिए ये डिजास्टर एक अपॉर्चुनिटी है। तभी वहाँ पे एक बंदा जो कि मार्शल आर्टिस्ट लग रहा होता है बोलता है यूताई जी तुम काफी इंप्रेसिव हो, एक ऐसा बंदा जिसको बहुत कुछ पता है और वो फ्यूचर के अंदर से आया है। यूताई जी बोलता है पहला बंदा जो कि सेकंड अवेकनिंग करता वो आज से 6 दिन बाद का होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कल डार्क एम्परर ने सेकंड अवेकनिंग कर ली इसलिए ये डिजास्टर आज ही आ गया। मैंने तुम लोग यहाँ पे ढूंढ के एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम क्रिएट करी है और वही इन सारे मॉन्स्टर को मार के हम बहुत जल्दी लेवल 20 तक पहुंच पाएंगे। लेवल 20 पे पहुंचने के बाद हम लोग भी यहाँ पे सेकंड अवेकनिंग करेंगे। यूताई जी अपने सामने का बिल्डिंग का कांच तोड़ देता है और वो सारे लोग उन बग मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जुंगू जो कि बहुत सारे बग मॉन्स्टर को मार चुका होता है पता चलता है कि ये सारे बग मॉन्स्टर अभी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है और यही वजह है कि वो लोग हमारे पास से फाइट नहीं कर रहे। और तभी जुंगू लेडी कगुया और डार्क एम्परर को बोलता है कि वो लोग गेट को गार्ड करे और वो जाके अपने सारे खाने को पैक करा लेता है और सारे खाने को अपने स्पेटियल क्रिस्टल के अंदर रख लेता है। जुंगू उन सारे लोग को बोलता है कि नेक्स्ट 10 डेज काफी खतरनाक होने वाले हैं, मुझे नहीं लगता अगले 10 दिनों तक कोई भी तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे आएगा और बाहर निकलना इसका मतलब तुम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठोगे क्योंकि ये सारे मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है, वो तुम्हें खा जाएंगे और जितना फूड और वाटर स्टोर के अंदर है मुझे लगता है वो तुम लोग के लिए इनफ होगा। जैसे ही मैं यहाँ से निकल जाऊँ सारी लाइटों को ऑफ कर देना क्योंकि लाइट्स बग को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और जुंगू को इतना पावरफुल देख के वो लेडी बोलते क्या तो मुझे अपने साथ लेके जा सकते हो, मेरा जो बच्चा है वो काफी यंग है, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पे मर जाए। और ये सब देखते हुए बाकी सारे लोग भी जुंगू के सामने प्लीज करने लगते हैं कि प्लीज हमें भी अपने साथ लेके चलो और जुंगू बिना हेजिटेट करते उन सभी को मना कर देता है। जुंगू जैसे गेट खोल के बाहर निकलता है उसके दिल में काफी ज्यादा दर्द करता है, एक ऐसी फीलिंग जो कि बताती है कि वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट भूल गया और उसको अचानक से याद आता है कि हिस्ट्री पहले वाला टाइमलाइन से काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है और डिजास्टर इतना जल्दी आने की वजह से वेन्यूसी को इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं होगी। और तभी हम एक लड़की को दिखा जो कि जॉब करके आ रही होती है और वो उस फॉग के अंदर फंस जाती है जिस वजह से उसके ऊपर मॉन्स्टर अटैक कर देता है और ये जो मॉन्स्टर होता है वो 2 मंजिला बिल्डिंग से भी ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे यूताई जी का मार्शल आर्टिस्ट फ्रेंड आ जाता है और वो अपने सब्स्टिट्यूट को बुलाता है जो कि एक एल्डर होते हैं और वो एल्डर उस मॉन्स्टर को बहुत ही जल्दी मार देते हैं और वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है यंग लेडी तुम बिल्कुल सेफ हो, मेरा नाम है ली यू और मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे एक बात आखिर तुम मुझे रीपे कैसे करोगी। और तो वहाँ पे एक लाइट की बीम आती है जो कि सारे मॉन्स्टर को सप्रेस कर देती है और हमें पता चलता है कि एसएस रैंक के सब्स्टिट्यूट एम्परर आई की पावर है। यू ताइलैंग बोलता है मार्शल आर्टिस्ट ली यू मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तभी ली यू ताइलैंग को घूरता है क्योंकि वो जो सारे मॉन्स्टर थे वो सब ली यू के शिकार थे। यू ताइलैंग बोलता है प्लीज मुझे माफ कर देना, जैसे मैंने मॉन्स्टर को देखा मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने उन लोग को सप्रेस करके मार दिया और वैसे भी मैं आपको ऑफेंड करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ क्योंकि आप तो एक ट्रिपल-एस रैंक के टैलेंट अवेकनर है। तभी चिंग फेंग नाम का बंदा पीछे से आता है और बोलता है अब क्योंकि ये सारे मॉन्स्टर मर चुके हैं तो अगर तुम लोग माइंड ना करो तो मैं इनका यूज कर सकता हूँ। और वो उन सारे मॉन्स्टर के पास जाता है और बोलता है मॉन्स्टर्स फटाफट से अपने किंग के लिए जाग जाओ। तभी हम देखते हैं उन सारे कॉप्स के अंदर से एक ब्लैक कलर की शैडो बाहर निकलती है जो कि देखने में बिल्कुल जिंदा लग रही होती है। लियो बोलता है तो ये तुम्हारा ट्रेंड एसएस रैंक के शैडो मना का फायदा है, सच में ये टैलेंट तो काफी इंप्रेसिव है। यूताई जी सोच रहा था मेरे जो टीममेट्स वो काफी ज्यादा
पावरफुल है और उन सभी को एक साथ इकट्ठा करना उसको नहीं पता कि अच्छा होगा या बुरा होगा। अभी थोड़ी दूर से एक फिगर काफी तेजी से आ रहा होता है और उसके आसपास की 10 मीटर की फॉग हट जा रही होती है। वहीं जो भी मॉन्स्टर उसके पास होते हैं वो सबके सब मारे जा रहे होते हैं। वहीं ली और बाकी सारे लोग जुंगू को उस फॉग के अंदर भागते हुए नोटिस करते हैं। वो सारे लोग बात करते हैं इसके मॉन्स्टर के मारने की टेक्निक काफी ज्यादा क्लीन और एफिशिएंट है। तो क्या वो यहाँ पे हमारी तरह मॉन्स्टर्स को मार के लेवल अप कर रहा है? कोई भी ऑर्डिनरी इंसान ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसका मतलब इस बंदे ने बहुत ही अच्छा टैलेंट को अवेकन किया है और उसको देख के लग रहा है कि वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए भाग रहा है। और वहीं जुंगू के पास अपने आसपास देखने का भी टाइम नहीं था। वो बहुत ही स्पीड से वैन यूसी की विला की तरफ भाग रहा होता है। बहुत ही स्पीड से वैन यूसी के घर के पास पहुंच जाता है, उसके डोर पे नॉक करने लगता है क्योंकि वो बस यहाँ पे चेक करना चाहता है कि वैन यूसी की फैमिली सेफ है या नहीं, और अगर वो लोग यहाँ पे सेफ है तो वो शांति से रह सकता है। तभी उसको डोर के अंदर से फुटस्टेप की आवाज आती है और तभी अंदर से एक लेडी बोलती है, क्या वैन यूसी तुम वापस आ चुकी हो? ये आवाज जुंगू को काफी ज्यादा फैमिलियर फील होती है और हम देखते हैं वहाँ पे जो लेडी डोर खोलती है वो एक मिडिल एज की वुमेन होती है। वो होती है वैन यूसी की मदर, जो की काफी ज्यादा परेशान होती है। और वहीं जुंगू को अपने डोर पे देख के वो काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और वैन फैमिली को इतने टाइम बाद देख के जुंगू काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रहा होता है। और जुंगू बोलता है, आंटी ली, क्या वैन यूसी घर पे है? तभी आंटी ली बोलती है, वैन यूसी अभी तक अपनी जॉब से लौटी नहीं है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। यहाँ तक कि फोन के अंदर भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा कि मैं उसको कॉल कर सकूं और बाहर जाके ढूंढना ही पॉसिबल नहीं है। बाहर काफी ज्यादा फॉग है, बाकी हम लोग यहाँ पे क्या करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं, हम लोग काफी ज्यादा परेशान है। जुंगू ये सब सुन के काफी ज्यादा परेशान होता है, सोच रहा होता है वैन यूसी पक्का बहुत बड़े खतरे में होगी। और वो आंटी ली को बोलता है, आंटी ली आपको बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं, मैं वैन यूसी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और प्लीज आप मुझे प्रॉमिस कीजिए भले बाहर से कोई भी आवाज है या फिर कुछ भी हो, अपने डोर को या विंडो को बिल्कुल भी नहीं खोलेंगी। और ये बोलते हुए वापस से फॉग के अंदर चला जाता है। जुंगू बस ये सोच रहा था कि इस टाइमिंग के अंदर इसने अभी तक कोई भी अवेकनिंग ना करी और उसके पास बिल्कुल भी पावर ना हो, उसके सर्वाइवल के चांसेस मॉन्स्टर के खिलाफ काफी ज्यादा कम है। तो वैन यूसी प्लीज तुम सेफ रहना, मैं तुम्हारे पास पहुंच ही रहा हूँ। वो आगे बढ़ ही रहा था तभी जुंगू को डार्क एम्परर बोलता है, मास्टर ये देखिए यहाँ पे कोई है। जुंगू देखते हैं वहाँ पे एक फीमेल की लाश पड़ी होती है। जुंगू सोचता है ये डिजास्टर बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, मुझे जल्द से जल्द वैन यूसी को ढूंढना होगा। और वो हाथों हाथ बुक ऑफ विशेस के मास्टर को समन करता है। वो बोलता है, बुक ऑफ विशेस के मास्टर मुझे फटाफट से वैन यूसी की लोकेशन बताओ। बुक ऑफ विशेस का मास्टर अपनी बुक को एक्टिवेट करते हुए वैन यूसी की लोकेशन को चेक करने लगता है और थोड़े टाइम बाद जुंगू को अपने माइंड के अंदर वैन यूसी की लोकेशन मिल जाती है। और वैन यूसी जुंगू से लगभग 3 मिनट की दूरी पे थी और वो जो जगह थी वो एक कन्वीनियंस स्टोर थी जो कि 24 आवर खुली रहती है। इसके आसपास बहुत सारे फ्लाइंग बग मॉन्स्टर थे। तभी हमें उस कन्वीनियंस स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैन यूसी उस कन्वीनियंस स्टोर के अंदर अपने फ्रेंड के साथ छुपी हुई होती है। उस कन्वीनियंस स्टोर का जो एम्प्लॉय होता है वो काफी डर रहा होता है और वो बोलता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, एंड ऑफ वर्ल्ड आ चुका है, हम लोग को अब कोई नहीं बचा सकता, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई भी बच पाएगा, सब लोग मारे जाएंगे। तभी वो उन दोनों लड़कियों की तरफ घूमने लगता है और क्योंकि वैन यूसी काफी ज्यादा सुंदर होती है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखते वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा डर जाती है और पीछे की तरफ हो जाती है। वैन यूसी काफी सैड होते हुए बोलते हैं, आखिर तुम यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहे हो? और वो एम्प्लॉय बोलता है, बाहर बहुत सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर है, तो कभी भी अंदर की तरफ आ जाएंगे और हमें मार देंगे, तो हम लोग को मरने से पहले इस टाइम को यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए। तभी वो दोनों गुस्सा करते हुए बोलते, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? एक बार जाके अपने आप को मिरर के अंदर देखो। तभी वो जो एम्प्लॉय होता है वो दूसरी लड़की को दूर फेंक देता है और वो वैन यूसी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मुझे सिर्फ ये लड़की चाहिए, तो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। तभी वो जो दूसरी लड़की होती है वो वहाँ पे दूसरे एम्प्लॉय को धक्का देने लगती है और बोलते आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्लीज दूर हो जाओ। और तभी वो एम्प्लॉय उस लड़की को काफी जोर से धक्का देता है जिस वजह से वो दीवार से टकरा के बेहोश हो जाती है। और वो एम्प्लॉय अपनी बेल्ट उतारते हुए बोलते हैं, मैंने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ पहली बार ये सिस्टम करके बिना किसी रिग्रेट के मरना चाहता हूँ। वैन यूसी काफी जोर से रोने लगती है और बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो एम्प्लॉय वैन यूसी को स्ट्रगल करते हुए देख उसको थप्पड़ मार देता है और अचानक से उसके ऊपर आ जाता है और वैन यूसी उसके थप्पड़ मारने की वजह से काफी डर गई होती है और कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाती। तभी वहाँ पे बहुत जोर से कन्वीनियंस स्टोर का ग्लास टूटता है और उस कन्वीनियंस स्टोर के ग्लास के टूटने की आवाज को सुनते हुए वो एम्प्लॉय पीछे की तरफ देखने लगता है। उसको लगता है शायद से इंसेक्ट अंदर की तरफ आ चुके हैं, लेकिन तभी उस एम्प्लॉय को काफी बड़ा पंच पड़ता है और पीछे की तरफ जाता है। तभी वैन यूसी के पीछे जुंगू आता है, वो उसको पकड़ लेता है और जुंगू को टच करते वैन यूसी को पता चल जाता है कि वो जुंगू है। वो बोलते, जुंगू क्या तुम यहाँ पे आ चुके हो? तभी जुंगू वैन यूसी को बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पे आने में काफी लेट हो गया। और जब वो एम्प्लॉय देखते कि ये कोई इंसेक्ट नहीं बल्कि एक बंदा है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जुंगू गाली देने लगता है और तभी जुंगू उसको काफी गुस्से से देखता है और हम देखते वहाँ पे डार्क एम्पर आता है, उस एम्प्लॉय के गले को पकड़ लेता है और तभी जुंगू उस एम्प्लॉय से पूछता है, मुझे बताओ कि तुम वैन यूसी के साथ क्या कर रहे थे? और वो एम्प्लॉय अभी भी जुंगू के ऊपर चिल्ला रहा होता है और जितना ज्यादा वो चिल्ला रहा होता है उतना ज्यादा डार्क एम्पर की ग्रिप और ज्यादा टाइट हो रही होती है। और तभी जुंगू काफी गुस्से से बोलता है, मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ, बताओ तुमने वैन यूसी के साथ क्या किया? और डार्क एम्पर की ग्रिप और ज्यादा टाइट हो जाती है। अब उस एम्प्लॉय को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और जुंगू के कहने पर डार्क एम्पर को जमीन में फेंक देता है कि वो बता सके कि वो यहाँ पे क्या कर रहा था। तभी वो एम्प्लॉय जुंगू के पास आता है, रोने लगता है, बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने यहाँ पे वैन यूसी के साथ कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पे अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर दूंगा, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। और तभी जुंगू काफी सीरियस होते हुए बोलता है, तुम चाहते कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे 2 चॉइस देता हूँ। पहला चॉइस ये कि मैं तुम्हें यहीं पे मार दूं, दूसरा चॉइस ये कि तुम खुद से बाहर की तरफ चले जाओ, बाहर जाने से शायद से
ऐसे ये चांस है, अगर तुम्हारी किस्मत होगी तो तुम बच जाओगे। और तभी वो एम्प्लॉय बोलता है ब्रदर मुझे छोड़ने के लिए थैंक यू, मैं यहाँ से बाहर जाना प्रीफर करूंगा। जुंगू बुक ऑफ विशेस के मास्टर को समन करता है और उससे विश मांगता है। मैं चाहता हूँ कि इस एम्प्लॉय के यहाँ से निकलने के 5 मिनट के अंदर इसके आसपास 100 से 200 इंसेक्ट मॉन्स्टर आ जाए। और वो एम्प्लॉय काफी खुश होता है क्योंकि वो वहाँ से बच के निकल गया, क्योंकि वैसे ही वो कन्वीनियंस स्टोर का ग्लास टूट चुका था। अब इंसेक्ट को उसके अंदर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और वैसे ही वहाँ पे कोई नहीं बचने वाला, सब लोग वहाँ पे मारे जाएंगे। मुझे यहाँ पे पास में एक जगह पता है जहाँ मैं जाकर छुप सकता हूँ। तो वहाँ फॉग के अंदर से 200 मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं और पूरी तरीके से उसके बॉडी के ऊपर आके उसको खत्म कर देते हैं। और उस एम्प्लॉय को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतना अनलकी कैसे हो सकता है। जैसे वो कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकला उसके पीछे 200 मॉन्स्टर लग गए। तभी जुंगू वेन्यूसी को गले लगाते हुए बोलता है वेन्यूसी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, अब यहाँ पे जो भी दिक्कतें थी वो सब एंड हो चुकी है। तभी वेन्यूसी बोलते क्या तुमने सच में उसको जाने दिया? तभी जुंगू बोलता ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उसको इतनी इजीली जाने दूं, यहाँ पे मेरी नजरों में सबसे बड़ा क्राइम किया है। आखिर उसकी हिम्मत किसी मेल लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान को हार्म पहुंचाने की। मैं चाहता कि वो बहुत सारे मॉन्स्टर के हाथों से मारा जाए, सिर्फ तभी जो उसने पाप किए वो सबको रीपे कर पाएगा। तभी वेन्यूसी काफी शर्माने लगती है और कुछ बोलने वाली होती है। तभी वहाँ पे लेडी कगुया आती है और बोलती है मास्टर के यही वेन्यूसी है जो कि फ्यूचर के अंदर आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी। तभी जुंगू काफी शर्माने लगता है और बोलता है लेडी कगुया आखिर तुम क्या बोल रही हो? तभी वेन्यूसी काफी शर्माने लगती है और अपना मुंह घुमा लेती है और जुंगू की बातें लेडी कगुया को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। वो बोलती है मास्टर आखिर आप क्या बोल रहे हैं? आपने पहले मुझे बोला था ना कि आप उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे जुंगू बहुत ज्यादा एम्बेस्ड और एक्साइटेड होता है। वो लेडी कगुया की बातों को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता, वो बस वहाँ पे अपने आप को कंफ्यूज दिखा देता है। और जब वो देखता है कि वेन्यूसी भी उसको देख रही है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पाता। और वेन्यूसी की फ्रेंड जो कि बेहोश हुई थी वो भी वहाँ पे उठ जाती है। तो वेन्यूसी अपनी दोस्त के पास जाती है और बोलती क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई इंजरी तो नहीं हुई? जब वेन्यूसी की फ्रेंड जुंगू को देखती तो काफी घबरा जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि यहाँ पे एक और स्ट्रेंजर आ चुका है, क्योंकि उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है। तभी वेन्यूसी बोले तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है जिसका नाम है जुंगू और यही वो इंसान है जिसने हमें सेव किया है। वेन्यूसी ये बोलते हुए काफी शर्मा रही होती है। तो वेन्यूसी की फ्रेंड सोचती है वेन्यूसी ने मुझे कभी नहीं बताया कि उसका इतना हैंडसम दोस्त है। तभी जुंगू जब देखता है कि वो दोनों यहाँ पे सेफ है वो उन दोनों को बोलता है फटाफट से यहाँ से निकल जाओ क्योंकि इस जगह पे बहुत जल्दी इंसेक्ट मॉन्स्टर आ जाएंगे। और 30 मिनट बाद देखते हैं जुंगू वेन्यूसी को उसके घर पे छोड़ देता है और जैसे ही आंटी ली गेट खोलती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वेन्यूसी और उसकी मदद दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोने लगती है। तभी वो सारे लोग अंदर जाके बैठते हैं। आंटी ली जुंगू के लिए चाय लाती है। जब वेन्यूसी नोटिस करती है कि उसके फादर घर पे नहीं है वो बोलती है मॉम आखिर डैड कहाँ पे गए हैं? और तभी आंटी ली बोलते तुम्हारे डैड एक पब्लिक सर्वेंट है इसीलिए आज भी उनके ऑफिस के अंदर ड्यूटी है, मैं बस ये सोचती कि वो यहाँ पे सेफ रहे। और ये बात सोचते हुए जुंगू सोचने लगता है वेन्यूसी के जो फादर है वो एक सर्विस सेंटर के अंदर काम करते हैं जहाँ के डोर हमेशा ओपन रहता है और इंसेक्ट के लिए घुसना काफी आसान है। उन लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता कि इंसेक्ट का नेचर क्या होता है। उन लोगों ने वहाँ पे बिल्डिंग की लाइट को चालू कर रखा होगा जो कि इंसेक्ट के लिए उनका इन्विटेशन है। तभी जुंगू वहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है आंटी ली मुझे जल्द से जल्द अंकल वैन के ऑफिस के अंदर जाना होगा। तभी वेन्यूसी बोलते नहीं जुंगू तुम यहाँ से नहीं जाओगे, बाहर काफी ज्यादा खतरा है, हर जगह इंसेक्ट मॉन्स्टर है। तभी जुंगू वेन्यूसी की तरफ देखता है और बोलता है वेन्यूसी बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं अंकल को बिल्कुल सेफली ले आऊंगा। और 30 मिनट के बाद जुंगू हैंग सिटी के सर्विस सेंटर पे पहुंच जाता है और उस सर्विस सेंटर के अंदर से लोगों के चिल्लाने और रोने की आवाज क्लियरली सुनाई दे रही थी। जुंगू सोच रहा था लगता है मैं काफी ज्यादा लेट हो गया, इंसेक्ट ने ऑलरेडी इन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया है। लेकिन तभी तरह से वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसको अपने पीछे से बहुत ज्यादा ऑपरेसिव ऑरा फील हो रहा होता है। जुंगू सोचता है इस डिजास्टर के अंदर कोई भी मॉन्स्टर लेवल 20 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। और तभी जुंगू देखते है कि उस बिल्डिंग का एक कॉर्नर टूटता है, वहाँ पे एक शैडो टाइप का मॉन्स्टर बाहर निकलता है। जुंगू उसको देख के काफी ज्यादा शॉक होता है और सोच रहा होता है ये तो एक वर्म होल गार्डियन है। और जुंगू बताता है कि इस डिजास्टर के अंदर जो भी मॉन्स्टर आ रहे हैं सभी के सभी एक वर्म होल से आ रहे हैं और जो मॉन्स्टर वर्म होल के आसपास रहते हैं उन्हें वर्म होल गार्डियन कहते हैं। और वर्म होल गार्डियन काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, अगर आप वर्म होल गार्डियन को मार देते हो उस एरिया का डिजास्टर अपने आप खत्म हो जाता है। और इससे पहले कि वर्ल्ड केओस के अंदर एंटर करे जो हाई अथॉरिटीज थे उन लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन रिलीज किया जो भी यहाँ पे वर्म होल गार्डियन की इन्फॉर्मेशन देगा या फिर उसको मारने में हेल्प करेगा तो उसको यहाँ पे काफी अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। और जुंगू जब वर्म होल गार्डियन को देखता है तो वो कम से कम लेवल 30 के आसपास होता है, लेकिन अभी जुंगू की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ अंकल वैन को बचाना होता है। और तभी हमें ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, वो बंदे के पीछे वहाँ पे मॉन्स्टर लगा हुआ होता है। वो लोग भागते हुए रूम के अंदर घुस जाते हैं और उसके दरवाजे के आगे बहुत सारी चीजें लगा देते हैं ताकि वो मॉन्स्टर अंदर एंटर ना कर पाए। और उन सारे मॉन्स्टर के अटैक की वजह से उन डोर के ऊपर डेंट पड़ने लगता है। ये देख के अंदर बैठे दोनों लोग काफी डरने लगते हैं। अपनी पूरी लाइफ के अंदर उन लोगों ने इससे डरावनी चीज कोई नहीं देखी थी। तभी उन लोगों के पीछे की विंडो टूट जाती है, ये देख के वो दोनों ही काफी डर जाते हैं। और थोड़ी देर तक वो लोग वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं आता। और तभी बाहर से जुंगू की वॉइस आती है। जुंगू बोलता है अंकल वैन क्या आप अंदर हैं? तभी उनमें से एक अंकल वैन होता है जो कि जुंगू की वॉइस को पहचान गया होता है। और जब वो लोग गेट खोल के बाहर आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि जुंगू के हाथ में उसकी शॉर्ट ब्लेड होती है और उसने वहाँ पे सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है। और तभी जुंगू वहाँ पे अंकल वैन को ग्रीट करता है। और तभी हमें हांग सिटी के मार्शल आर्ट स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे यू तेजी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है सेक्रेट फॉरेस्ट वो सीक्रेट रियलम है जिसके अंदर हमें काफी अच्छे गॉड गिवन क्रिस्टल मिलेंगे जिसकी हेल्प से हमें कभी भी एनर्जी की कमी नहीं होगी। लेकिन इस रियलम को भी डार्क एम्बर ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। ऑलरेडी
ऑलरेडी बहुत सारे डंजन को यू तेजन ने क्लियर कर ही लिया था, और सिर्फ ये डंजन जिसके बारे में यू तेजन ने पहले से सोच रखा था, लेकिन डार्क एम्परर ने ये मौका भी उसे छीन लिया। और जैसे वो लोग सीक्रेट रीलिंग के सामने होते हैं, उन लोगों के सामने एक सिस्टम ओपन होता है। उनको बताया था कि प्लेयर डार्क एम्परर ने ऑलरेडी इसको क्लियर कर लिया है और उसको इस रीलिंग को क्लियर करने में 1 घंटा और 52 मिनट लगे, और इस सीक्रेट रीलिंग के रिफ्रेश होने में भी 18 घंटे बाकी है। तभी चिन फैन बोलता है कि उसने इतनी देर तक फाइट करी, आखिर डार्क एम्परर के सब्स्टिट्यूट ने इतनी देर तक एनर्जी मेंटेन कैसे करी। यू ताजी एक्सप्लेन करते हुए बताता है इस रीलिंग के अंदर इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे एनपीसी की हेल्प करनी है और आप इस सीक्रेट रीलिंग को बहुत जल्दी क्लियर कर लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कोई हमसे पहले यहाँ पे पहुंच पाएगा और इतनी इजिली आके यहाँ पे इसको क्लियर कर लेगा। तभी लियू बोलता लगता है जो डार्क एम्परर है वो तुम्हारी तरह एक टाइम ट्रेवलर है। तभी यू ताजी भी समझता कि ये होना पॉसिबल है, लेकिन उसी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती कि आखिर डार्क एम्परर ने उसकी पावर चुराई कैसे, आखिर वो टाइम में ट्रेवल करके पीछे कैसे आ गया। यू ताजी बोलता क्योंकि हम सारे लोग एसएस क्लास और ट्रिपल एस क्लास के अवेकनर्स हैं, इसीलिए हम लोग को एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। मैं यहाँ पे बहुत सारे रीलम को जानता हूँ जिसके अंदर हमें एनर्जी मिल सकती है। मैं इस बात को रिफ्यूज करता कि उसने सारे रीलम को क्लियर कर लिया होगा। और रही बात डार्क एम्परर, मैं तुम्हें बहुत जल्दी ढूंढ लूंगा, तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और तभी हमें वैन यूसी के घर को दिखाया जाता है। जुंगू अंकल वैन को बचा के उनके घर पे लेके आ गया होता है, लेकिन अंकल वैन अभी भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं और सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या क्या हो गया, उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और अंकल वैन अभी भी जुंगू के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो कितने इजीली सारे मॉन्स्टर को मार पा रहा था। इसमें ये वही लड़का जिसको हमने बचपन से सपोर्ट किया है। और जुंगू को समझ में आ रहा था कि अंकल वैन काफी कंफ्यूज है। तभी जुंगू बोलता है अंकल वैन मैंने एक ऐसे टैलेंट को अवेकन किया है जिसकी हेल्प से मैं उन सारे मॉन्स्टर को मार पा रहा हूँ। ये बात सुन के अंकल वैन काफी ज्यादा शॉक होते हैं, बोलते हैं क्या इसका मतलब एस रैंक का टैलेंट इतना ज्यादा पावरफुल होता है। अंकल वैन बोलते वैसे मैंने भी एक टैलेंट को अवेकन किया है जो कि एक डी रैंक का टैलेंट है जिसका नाम है स्ट्रेंथ, जो कि मेरी रिकवरी को काफी ज्यादा तेज रखता है। मैं एक 5 फ्लोर की बिल्डिंग को बिना सांस लिए चढ़ जाता हूँ। आंटी ली भी बोलते कि मैंने भी एक सी रैंक के टैलेंट को अवेकन किया है जिसका नाम है विजडम, और ये मेरी मेमोरी को काफी ज्यादा तेज रखता है, मैं कोई भी चीज नहीं भूलती। तभी वैन उसी जुंगू के कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है मैंने इन दोनों से अच्छे टैलेंट को अवेकन किया है। मैंने यहाँ पे एक ए रैंक के टैलेंट को अवेकन किया जिसका नाम है हेवनली वॉइस। इसकी हेल्प से मैं बहुत ज्यादा प्यारा गाना गा सकती हूँ और साथ ही मैं सारे लोगों का स्टेमिना को भी रिकवर कर सकती हूँ, और ऐसे ही बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट मेरे टैलेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तभी सारे लोग जुंगू से पूछता कि तुमने किस तरह के टैलेंट को अवेकन किया है। तभी जुंगू एकदम से चुप हो जाता है, सोचता है एकदम से सारे लोग अपने टैलेंट के बारे में बताना ये करंट एनवायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन वो यहाँ पे उन लोगों की क्यूरियोसिटी को समझ रहा था और वो बोलता कि मैंने यहाँ पे ऐसे टैलेंट को अवेकन किया जिसका नाम है हेवनली जस्टिस। ये एक ऐसा टैलेंट है जो कि बहुत ही पावरफुल ऑफेंसिव कैपेबिलिटी देता है। तभी वेन्यूसी बोलते जुंगू तुम काफी अमेजिंग हो, मुझे यहाँ पे डंजन के अंदर जाने में काफी डर लगता है, तो जब भी तुम डंजन के अंदर जाओ प्लीज मुझे अपने साथ ले जाना। तभी अंकल वैन बोलते हर एक जनरेशन अपने टैलेंट के हिसाब से आगे बढ़ेगी। जुंगू फ्यूचर के अंदर तुम्हारा सोशल स्टेटस काफी ज्यादा हाई होने वाला है, तो तुम इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने मत देना। तभी जुंगू अपने फ्यूचर के फादर इन लॉ से बोलता है कि अंकल वैन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। अंकल वैन खड़े होते हुए बोलते कि जुंगू तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी और आज यहाँ पे काफी ज्यादा लेट भी हो चुका है, हमारे घर के अंदर गेस्ट रूम है, तुम वहाँ पे जाकर आराम कर सकते हो। जुंगू ये सब सुन के काफी ज्यादा एम्बेरस हो रहा होता है। तो ये वैन उसी जुंगू को खींचते हुए बोलती है चलो फटाफट से मैं तुम्हें गेस्ट रूम का रास्ता दिखाती हूँ। तभी अंकल वैन जुंगू को जाते हुए देख रहे होते सोचते हैं पहले जब वैन्यूसी और जुंगू छोटे थे तो इन दोनों की दोस्ती बहुत ही आगे बढ़ चुकी थी, इसीलिए मैंने जुंगू से इस बारे में बात करी। और जुंगू जो कि खुद से काफी ज्यादा होशियार था उसने वैन फैमिली से अलग होने का डिसाइड किया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि वही बच्चा आज हमारी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, वो भी तब जब उसको हमारी फैमिली से अलग हुए काफी ज्यादा साल हो चुके हैं। तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था। जुंगू सोच रहा होता है कि लास्ट डे में क्या कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कल उसने वैन यूसी और अंकल वैन को बचाया और वहीं उसे नाइट में उन्हीं के घर पे रुकना भी पड़ा और यहाँ पे उसको आराम करके काफी अच्छा फील हो रहा है। लेकिन अब ये टाइम बिल्कुल भी रिलैक्स करने का नहीं है क्योंकि उसका ब्रदर अभी भी उसका वेट कर रहा है कि कोई उसको बचाने के लिए आए, और अभी के लिए मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाऊं और उसके लिए मुझे एस लेवल या उससे हायर लेवल के सब्स्टिट्यूट को प्लंडर करना होगा। तभी सीन चेंज होता है, हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक मिडिल एज का बंदा अपने सब्स्टिट्यूट को समन कर रहा होता है। वो बोलता है कि जिससे पूरी दुनिया डरती है वो मेरा सब्स्टिट्यूट है, डीमन किंग फटाफट से मेरे सामने आओ। और तभी उसके सामने बहुत सारी फ्लेम्स इकट्ठा होती है और एक डीमन किंग टाइप की एंटिटी दिखाई देती है, और ये देख के वो बंदा काफी खुश होता है और बोलता है ये होती है पावर एक एसएस लेवल के सब्स्टिट्यूट की। लेकिन जो डीमन किंग होता है वो उस बंदे को कुछ नहीं समझ रहा होता और बोलता है जाओ ह्यूमन बींग्स को मेरे पास सेक्रीफाइस करो, इसके बदले में मैं तुम्हें यहाँ पे इनविंसिबल पावर दूंगा। और वैन फैमिली के हाउस को छोड़ने के बाद जुंगू अपने नेक्स्ट ब्लंडर के टारगेट को ढूंढ रहा होता है, और जो स्माइलिंग कॉफिन के 2 बंदे होने वाले थे लू मिंग और जो यू, उन लोगों को मैंने ऑलरेडी प्लंडर कर लिया है। और यहाँ पे 2 बंदे और है जिन्होंने एस रैंक के टैलेंट को अवेकन किया है, पहला है हु जिन मिंग और दूसरा है गुआ लाओ। तभी जुंगू बोलता है बुक ऑफ विशेस के मास्टर मुझे हु जिन मिंग की लोकेशन बताओ। बुक ऑफ विशेस का मास्टर अपनी बुक को एक्टिवेट करता है और हु जिन मिंग की लोकेशन को ढूंढने लगता है, और थोड़े टाइम बाद हु जिन मिंग की लोकेशन जुंगू के पास पहुंच जाती है। जुंगू बोलता है नए एस रैंक के टैलेंट को प्लंडर करने में काफी ज्यादा मजा आएगा, और वो उस रूफ टॉप से फटाफट से जंप करता है, उस डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है। और तभी हमें हु जिन मिंग को दिखाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वही मिडिल एज का बंदा होता है, और एसएस रैंक का टैलेंट को अवेकन करने की वजह से वो खुशी के मारे पागल हो जाता है। लेकिन उसकी जो छोटी बच्ची होती है वो डीमन किंग को देख के काफी डर गई होती है और बोलती है कि डैडी मुझे डर लग रहा है, और उसके ऐसा कहते ही हु जिन मिंग वापस से नॉर्मल हो जाता है। वो अपनी डॉटर के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, डैडी तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी खाने के लिए लेने जा रहे हैं, तुम बस मेरे लिए यहाँ पे घर पे वेट करो। लेकिन वो बच्ची डीमन किंग को देख के काफी डरी हुई होती है, और तभी हु जिन मिंग अपने
सब्स्टिट्यूट डीमन किंग के साथ चला जाता है, क्योंकि उसे अब किसी भी डरने की जरूरत नहीं। उसने एसएस रैंक के टैलेंट को अवेकन किया है। हु जिनमिंग की डॉटर एक कोने में डर के मारे बैठ जाती है और बाहर जाके डीमन किंग उन सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। जितना ज्यादा डीमन किंग उन मॉन्स्टर को मार रहा होता है, हु जिनमिंग का लेवल भी उतनी स्पीड से बढ़ रहा होता है। हु जिनमिंग इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, मुझे यहाँ पे अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं करना पड़ रहा और मैं इतनी इजीली लेवल अप कर रहा हूँ। सच में तो काफी ज्यादा मजेदार फीलिंग है। हु जिनमिंग यहाँ पे खुशी के मारे पागल हो गया होता है। ये पागलपन हु जिनमिंग को काफी गलत रास्ते ले जा रहा था। हु जिनमिंग की फैमिली काफी ज्यादा पुअर थी, लेकिन वो काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी एक दिन उसकी वाइफ बहुत ही अमीर इंसान के साथ भाग जाती है, जिस वजह से हु जिनमिंग को बहुत ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। सब लोग के लिए एक मजाक का पात्र बन चुका था, सिर्फ तब तक जब तक ग्लोबल अवेकनिंग नहीं हुई। ग्लोबल अवेकनिंग होते उसने एक एसएस लेवल के टैलेंट को अवेकन किया और डीमन किंग की पावर के साथ कोई भी हु जिनमिंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी डीमन किंग हु जिनमिंग को बोलता है, सर्वेंट मेरी पावर अभी काफी ज्यादा कम है, ये जो मॉन्स्टर है बिल्कुल भी मेरे लायक नहीं है। डीमन किंग इतना पास होने की वजह से वो काफी ज्यादा डर गया होता है। और तभी हु जिनमिंग बोलता है, तो मुझे एक बात बताओ कि हमें और ज्यादा डर और दुख कहाँ मिलेगा ताकि तुम यहाँ पे और ज्यादा लेवल अप कर सको। डीमन किंग बोलता है, ह्यूमंस का दुख और डर मुझे काफी ज्यादा पावर देता है। और जब हु जिनमिंग देखता है कि डीमन किंग ह्यूमंस को मारना चाहता है, तो वो वहाँ पे हेजिटेट करने लगता है। तभी डीमन किंग की बॉडी के अंदर से ग्रीन कलर का ऑरा बाहर निकलता है, जो कि हु जिनमिंग के माइंड के अंदर चला जाता है। डीमन किंग बोलता है, मेरे सर्वेंट क्या तुम्हें और ज्यादा पावर नहीं चाहिए? क्या तुम यही चाहते कि ये सारे लोग तुम्हारा मजाक बनाते रहे? और वो जो ऑरा था वो पूरी तरह से हु जिनमिंग को घेर लेता है, जिस वजह से हु जिनमिंग जो हेजिटेट कर रहा था वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। हु जिनमिंग बोलता है, मास्टर आप जैसा कमांड करेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तभी हु जिनमिंग और डीमन किंग दोनों रेजिडेंशियल एरिया के अंदर चले जाते हैं। डीमन किंग पंच मारते एक डोर को तोड़ देता है। वहाँ पे एक कपल अपने न्यू बॉर्न बेबी को पकड़ के खड़ा होता है। वो लोग वहाँ पे डीमन किंग को देख के काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी हु जिनमिंग बोलता है, मुझे लगता है उन लोगों को डराना काफी होगा, क्योंकि तुम्हारी पावर तो यहाँ पे डर और दुख से बढ़ती है। और तभी वो जो बंदा होता है वो आगे बढ़ता है और बोलता है, मेरी फैमिली को अगर तुम लोगों ने हाथ लगा दिया मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। डीमन किंग हु जिनमिंग की बात को इग्नोर करते हुए उस बंदे को वही भी मार देता है। और डीमन किंग के हाथ में जो ब्लड लगा होता है वो उसको देख के काफी एंजॉय कर रहा होता है। डीमन किंग बोलता है, बाकी सारे मॉन्स्टर के मुकाबले ह्यूमन काफी ज्यादा डिलीशियस होते हैं। ये सब देख के हु जिनमिंग काफी ज्यादा शॉक होता है और सोचता है, आखिर मैंने यहाँ पे किस तरह के सब्स्टिट्यूट को पाया है, ये मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहा। और तभी डीमन किंग उस बंदे के अंदर से ग्रीन कलर के ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और तभी डीमन किंग उस लेडी और उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखते हुए हु जिनमिंग आगे चला जाता है और बोलता है डीमन किंग तुम इन लोगों पर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकते। और ये देखते हुए डीमन किंग को काफी गुस्सा आता है और वो उसको दीवार से लगा देता है। सर्वेंट तुमने मेरे को समन किया, मैं तुम्हारे पास आ गया। तुम्हारे पास जो सब्स्टिट्यूट है वो खुद एक डीमन किंग है, तो तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मैं कुछ अच्छा काम करूंगा? ये दुनिया बहुत ज्यादा बुरी है और हर जगह डर और दुख का फैलना ही ठीक रहेगा। इससे मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनूंगा और तुम इनविंसिबल। मुझे एक बात है, इस तरह की काइंडनेस को लेकर तुम क्या करोगे? और ये सब बोलने के बाद डीमन किंग सीधे उस लेडी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये सब देखते हुए हु जिनमिंग काफी डर गया होता है और वो फटाफट से दूसरी तरफ भागने लगता है, क्योंकि होस्ट के दूसरी तरफ भागते डीमन किंग को अपने आप उस तरफ आना होगा। ये देख के डीमन किंग जोरों से हंसने लगता है और हु जिनमिंग के सामने ग्रीन कलर की मिस्ट आती है, जो कि उसको आगे बढ़ने से रोकने लगती है। वो मिस्ट पूरी तरह से हु जिनमिंग के अंदर घुस जाती है। अचानक से हु जिनमिंग का फेस पूरी तरह से चेंज हो जाता है और वो एक क्रूअल इंसान के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो वहाँ से एक डैगर को उठा लेता है, उस लेडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो लेडी हु जिनमिंग से बोलती है, प्लीज मेरे बच्चे को वहाँ जाने दो, उसको मत मारो। और तभी हु जिनमिंग बिना किसी हेजिटेशन के उस लेडी को वहीं पे मार देता है। वो पूरा कमरा खून से भर जाता है और तभी वहाँ से फॉग हटने लगती है। जुंगू वहाँ पे पहुंच जाता है। जुंगू देखता है वहाँ पे एक बंदा जिसके वो पूरी तरह से ब्लड लगा हुआ है। हु जिनमिंग ने उस लेडी को इतनी बार मारा होता है कि वो हाथों हाथ ही मर गई होती है। ये देखते हुए जुंगू पूरे गुस्से से भर जाता है और डार्क एम्बर को समन करता है और बोलता है, डार्क एम्बर फटाफट से इस बंदे को मार दो। तभी हु जिनमिंग के पीछे एक फिगर अपीयर होता है, जो कि होता है डीमन किंग। और उस डीमन किंग ने डार्क एम्बर के पंच को सिर्फ एक ही हाथ से रोक दिया होता है। और डीमन किंग जुंगू को देखता है और सोचता है, ये बंदे की सोल बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये बंदा बहुत ज्यादा दुख और डर के अंदर चला जाए तो इसको एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। डीमन किंग डार्क एम्बर को काफी ज्यादा पंच मारता है, जिससे डार्क एम्बर पीछे की तरफ गिरता है। और जो डार्क एम्बर अभी तक बिल्कुल भी नहीं हारा था, सिर्फ एक ही पंच के अंदर उसके लाइफ पॉइंट नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। और तभी जो डीमन किंग होता है वो काफी स्पीड से जुंगू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और जुंगू ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि उसके पास इतनी स्पीड से पंच आएगा, इसलिए वो उसको बिल्कुल भी डॉज करने के स्टेट में नहीं होता। लेकिन तभी जुंगू के सामने अम्ब्रेला आ जाता है, जो कि डीमन किंग के पंच को रोकने लगता है। और लेडी कगुया वहाँ पे बहुत स्पीड से आ गई होती है और जुंगू बचा लिया होता है। और तभी डीमन किंग बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन लेडी कगुया सारे अटैक को ब्लॉक कर रही होती है। ये देख के डीमन किंग काफी ज्यादा इंपेशेंट हो जाता है। लेकिन तभी डीमन किंग के मुंह पे काफी ज्यादा पंच पड़ता है और वो पंच होता है डार्क एम्पर का। तभी डीमन किंग काफी गुस्से में बोलता है, मैं हूँ माइटी डीमन किंग, तुम सारे छोटे छोटे सब्स्टिट्यूट फटाफट से मेरे आगे से हट जाओ। और वहाँ पे डीमन किंग और डार्क एम्पर के बीच में फाइट चालू हो जाती है, लेकिन वहीं पे डीमन किंग डार्क एम्पर के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। ये देखते हुए जुंगू लेडी कगुया को बोलता है, फटाफट से जाके डार्क एम्पर की हेल्प करो। लेडी कगुया फटाफट से अपने ब्लेड फॉर्म के अंदर आ जाती है और जैसी लेडी कगुया डीमन किंग के ऊपर अटैक करती है, तभी डीमन किंग
किंग अपनी डीमन एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे दोनों ही सब्स्टिट्यूट पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। और वहीं पे लेडी कगुया को डीमन किंग की तरफ से एक पंच भी पड़ गया होता है, और जैसी लेडी कगुया गिरने वाली होती है जुंगू उसको पकड़ लेता है। तभी डीमन किंग अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है ताकि वो डार्क एम्पर को स्मैश कर सके। ये देख के जुंगू काफी डर गया होता है और वो ग्रीन डीमन को समन करता है। ग्रीन डीमन के टेंटिकल डीमन किंग के हाथों को पकड़ लेते हैं, और वहीं पे और ज्यादा टेंटिकल आता है जो कि डीमन किंग को पूरी तरह से बांध देते हैं। तभी डीमन किंग अपनी डीमन एनर्जी को रिलीज करने वाला होता है ताकि वो ग्रीन डीमन की पकड़ से छूट सके। और तभी लेडी कगुया आगे बढ़ते हुए डीमन किंग की चेस्ट के अंदर उसकी स्वॉर्ड को स्टैब कर देती है, और डीमन किंग की पूरी बॉडी के ऊपर ग्रीन फ्लेम्स आती है। डीमन किंग बोलता है मैं बिल्कुल भी मरने वाला नहीं हूँ, मैं सारे ह्यूमन बीइंग के दिल के अंदर जो डर है उसमें जिंदा रहूंगा। जब तक यहाँ पे डर एग्जिस्ट करेगा तब तक मैं वापस आता रहूंगा। तो डीमन किंग की इतनी पावरफुल मस्कुलर बॉडी होती है, वो एक ग्रीन कलर की फ्लेम बन के उड़ जाती है। और जैसे ही डीमन किंग गायब हो जाता है, हु जिनमिंग जो कि हंस रहा होता है वो अचानक से वहाँ पे चुप हो जाता है। उसकी बॉडी के अंदर जो ग्रीन मिस्ट चली गई होती है वो भी गायब हो चुकी होती है, और वो अब सब कुछ क्लैरिटी से देख पा रहा होता है। वो जब देखता है कि उसके सामने वो लेडी मारी जा चुकी है, वो काफी ज्यादा शॉक होता है, जमीन पे गिर जाता है। उसको लगा था कि उसने एक ऐसी पावर को समन किया जो कि उसकी लाइफ बदल सकती है, लेकिन उसको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता कि वहाँ पे एक मर्डरस डीमन आ जाएगा जो कि यहाँ पे मुझे मैनिपुलेट करके मुझसे ये सब करवाएगा। और अभी हु जिनमिंग ये सब सोच ही रहा होता, तभी जुंगू उसको बोलता है क्या तुम्हारे पास कुछ लास्ट वर्ड है। और जब हु जिनमिंग देखते कि जिस बंदे ने उसके सब्स्टिट्यूट को मार दिया वो उसकी तरफ काफी ज्यादा गुस्से से देख रहा है। हु जिनमिंग बोलता है कि तुम क्या बोले लास्ट वर्ड, इसका मतलब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे बस यहाँ पे मेरे खुद के सब्स्टिट्यूट ने कंट्रोल कर लिया था। तभी जुंगू अपनी शॉर्ट ब्लेड को बाहर निकालता है और बोलता है एक मर्डर के बदले में दूसरा मर्डर, क्या तुम्हें इस प्रिंसिपल के बारे में बिल्कुल नहीं पता। जब तक तुम यहाँ पे जिंदा रहोगे तब तक तुम्हारा सब्स्टिट्यूट यहाँ पे आके केओस मचा सकता है। तभी हु जिनमिंग बोलता तुमने बिल्कुल सही कहा, एक मर्डर के बदले में दूसरा मर्डर बिल्कुल ठीक है। और वो वहाँ पे उससे बोलता है लेकिन मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी डॉटर मेरे घर पे वेट कर रही है, प्लीज तुम जाके उसको बोल देना कि उसके डैडी बहुत ज्यादा दूर गए हैं, और जब वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तब उसके डैडी उसको ढूंढ लेंगे। और जैसे ही हु जिनमिंग की बातें खत्म होती है जुंगू अपनी शॉर्ट ब्लेड को उसके चेस्ट के अंदर घुसा देता है, और उसके कान में बोला तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रख लूंगा। तभी हु जिनमिंग बोलता तुम्हारे ऐसा करने के लिए थैंक यू। और हु जिनमिंग को हमें मरा हुआ देख के जुंगू को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इस वर्ल्ड के लिए इसका मरना काफी ज्यादा जरूरी था। और तभी जुंगू के सामने सिस्टम अपीयर होता है, आपके एस रैंक का प्लेनर टैलेंट एक्टिवेट हो चुका है, आप यहाँ पे चूज कीजिए कि आपको अपने टारगेट का एट्रीब्यूट वैल्यू, टैलेंट इफेक्ट, स्किल इफेक्ट या फिर सोल फोर्स चाहिए। और जुंगू जब डीमन किंग के बारे में सोचता है तो उसको मारने में उसके पूरे 3 सब्स्टिट्यूट लग गए थे, क्योंकि वैसे भी वो एक एसएस क्लास का टैलेंट था। और उसको यहाँ पे देख के पूरी तरह से फील होता है कि इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है, और अगर मैं यहाँ पे उसके सोल पावर को चुनता हूँ तो मेरा एस रैंक का टैलेंट डायरेक्ट एसएस रैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टैलेंट इफेक्ट चुनता हूँ तो मुझे एक बहुत ही पावरफुल सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा। और जुंगू फटाफट से अपने माइंड बना लेता है और बोलता है मुझे वो डिमोनिक सब्स्टिट्यूट चाहिए। हु जिनमिंग भले उसको टेम नहीं कर पाया था, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको टेम नहीं कर सकता। और जुंगू को बताया था कि आपने सक्सेसफुली टारगेट के टैलेंट इफेक्ट को प्लंडर कर लिया है, और सिस्टम उसको कांग्रेचुलेट करता है और बोलता है आपने एक एसएस रैंक के टैलेंट को एक्वायर किया है। जुंगू की बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर इंसर्ट होने लगती है, और जुंगू के इस टैलेंट का नाम होता है इमोशन इग्नाइटर। वो फटाफट से इमोशनल इग्नाइटर के एट्रीब्यूट पैनल को खोलता है। इमोशनल इग्नाइटर के पास 2 एक्सक्लूसिव स्किल होती है। सबसे पहले होती है इमोशनल इंडक्शन, स्किल के हेल्प से वो किसी भी बीइंग के इमोशन को सेंस कर पाएगा, वो भी 3000 मीटर के रेडियस के अंदर। जो उसकी सेकंड स्किल होती है वो होती है इमोशनल डेटोनेशन, और इस स्किल की हेल्प से वो 3000 मीटर के रेडियस के अंदर किसी बीइंग के इमोशन को 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। और जुंगू इन सारी स्किल को देख के बोलता है इसका जो कंट्रोल करने का रेडियस है वो काफी ज्यादा बड़ा है, वही दूसरों के इमोशन को कंट्रोल करने की एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़िया है, और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई स्पेशल फीचर है। और जुंगू बोलता है बिल्कुल रेन नाइट की तरह इसके सब्स्टिट्यूट के अंदर इसकी पूरी पावर छुपी हुई है। तभी जुंगू फटाफट से इमोशन इग्नाइटर के सब्स्टिट्यूट को समन करता है। आसमान के अंदर बहुत तगड़ी बिजली चमकती है, आसमान के अंदर से एक पिंक कलर का फिगर बाहर निकलता है, और जुंगू के सामने वहाँ पे एक पिंक कलर की फ्लैश बॉल अपीयर होती है। जुंगू बोलता है कि ये क्या चीज है, आखिर मेरा डिमोनिक सब्स्टिट्यूट कहाँ पे है। जुंगू उस फ्लैश बॉल को चेक करते हुए उसके एट्रीब्यूट पैनल को खोलता है। वो देखता है कि जुंगू को यहाँ पे बिक्कू बनाया गया है। उसका जो नया सब्स्टिट्यूट है उसका नाम है फेटल मूवमेंट। उसके फुल ग्रोथ वैल्यू को छोड़ के उसके बाकी सारे एट्रीब्यूट बिल्कुल 0 होते हैं। यहाँ पे उसके पास एक स्किल होती है जिसका नाम होता है जस्टेशन। ये जो सब्स्टिट्यूट है वो 3000 मीटर के रेडियस के अंदर होस्ट के डिसाइडेड बंदे का मेन इमोशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका मतलब ये जो सब्स्टिट्यूट है ये फॉर्म और एबिलिटी के टर्म्स में बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, ये यहाँ पे होस्ट के डिसीजन के हिसाब से चलेगा। तभी जुंगू सोचता क्यों ना मैं इसको ट्राई करके देखूं। वो फटाफट से अपनी आंखें बंद करता है और इमोशनल इंडक्शन को एक्टिवेट करता है। उसकी जो स्पीड है वो एक्सटेंड होना स्टार्ट करती है। जुंगू के माइंड के अंदर हैंग सिटी के सारे बंदों का इमोशन आ जाता है। उसको यहाँ पे अपने माइंड के अंदर बहुत सारी वॉइसेस सुनाई दे रही होती है, और वो यहाँ पे हर किसी का दर्द और डर फील कर पा रहा होता है। 5 सेकंड के बाद इमोशनल इंडक्शन का ड्यूरेशन खत्म होता है। जुंगू अपनी आंखें खोलते वो काफी ज्यादा थक गया होता है। जुंगू सोचता है मैं बस वहाँ 5 सेकंड तक था। मिलियंस ऑफ लोगों की दर्द भरी आवाज सुन के मैं काफी ज्यादा डर गया, और सिर्फ हाई स्पीड के मेजर ये सब झेल सकते हैं। और अब यहाँ पे हांग सिटी के अंदर हर जगह फॉग ही फॉग है। इसका मतलब नेगेटिव इमोशन पूरी सिटी के अंदर फैला होगा, और ये जो नेगेटिव इमोशन है वो सब्स्टिट्यूट के लिए काफी अच्छा काम करते हैं। और यही वो वजह कि हु जिनमिंग ने नेगेटिव इमोशन चुना अपने सब्स्टिट्यूट को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। लेकिन एंड के अंदर जाके वो उसके ऊपर ही भारी पड़ गया। उसने एक डरावने डीमन किंग को जन्म दे दिया। हालांकि डीमन किंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो एक भरोसेमंद सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट बॉर्न होने वाला है तो मैं इसकी जस्टेशन को चेंज कर सकता हूँ। मुझे लगता है अगर मैं यहाँ पे इमोशन को चेंज करता हूँ तो यहाँ पे कुछ बेटर चॉइस निकल के आएगी। और ये सब समझते हुए जुंगू वापस उस एग को रख देता है और हाथों हाथ बुक ऑफ विशेस के मास्टर को समन करता है और बोलता है
मुझे बता कि हु जिनमिंग की डॉटर की लोकेशन क्या है। और तभी हु जिनमिंग की जो डॉटर होती है वो एक टेडी बेयर को पकड़ के बैठी होती है और बोलती है डैड आखिर आप कब आएंगे। तभी वहाँ पे डोर के ऊपर नॉक होता है। जुंगू डोर के बाहर से बोलता है चिनुआ क्या तुम घर पे हो, मैं तुम्हारे डैड हु जिनमिंग का फ्रेंड बोल रहा हूँ। और जुंगू की वॉइस सुनकर सिनुआ गेट खोलती है और उसके बाद थोड़ी देर बाद जुंगू और सिनुआ दोनों बैठ के खाना खाते हैं। तब सिनुआ काफी खुश होती है। सिनुआ बोलती है कि मेरे फादर कहाँ गए। जुंगू बोले तुम्हारे डैड हांग सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो अभी के लिए तुम्हारे पास नहीं आ सकते। उन्होंने मुझे बोला कि इस टाइम के अंदर मैं तुम्हारी केयर करूं। ये बात सुनकर सिनुआ काफी खुश होती है, बोलती है मैं जानती थी मेरे डैड काफी ज्यादा पावरफुल है, वो इस हांग सिटी को पक्का बचा लेंगे। तभी जुंगू सिनुआ से बोलता है मेरे कहने पे तुमने डोर को फटाफट से खोल दिया, तुम्हें बिल्कुल भी लगा कि मैं तुम्हारे साथ ट्रिक कर रहा हूँ। तभी सिनुआ बोलती है मेरा टैलेंट है इमोशनल इंडक्शन और मुझे अभी फील हो गया था कि ब्रदर जुंगू मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। सिनुआ बोलते तो आप मेरे डैड के काफी अच्छे फ्रेंड है। ये बात सुनकर जुंगू काफी शॉक हो जाता है और सोचता है सिनुआ और उसके डैड ने दोनों ने सेम तरह के टैलेंट को अवेकन किया। तभी जुंगू थोड़ी देर रहने के बाद वहाँ जाने लगता है और बोलता है सिनुआ किसी भी स्ट्रेंजर के लिए गेट मत खोलना। और जुंगू सोचता जब हांग सिटी से सारी फॉग हट जाएगी तब वो सिनुआ को वैन यूसी के घर पे छोड़ देगा। और वैसे भी वैन यूसी की मदर अपने काम से रिटायर हो चुकी है तो उनको एक बच्चे को अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हु जिनमिंग जैसे लोग जो कि अपने सब्स्टिट्यूट को कंट्रोल नहीं कर सकते उनका अंत उधर ही है और मुझे इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं। जुंगू बोलता सिर्फ आप स्ट्रॉन्ग बनकर किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और मैं यहाँ पे अपनी डेस्टिनी का मास्टर खुद बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाला। और अब जुंगू जो कि हु जिनमिंग को मारने के बाद काफी हेजिटेट कर रहा होता है, उसकी पूरी हेजिटेशन डिटर्मिनेशन में चेंज हो जाती है। जुंगू बोलता है ना तो मैं यहाँ पे किसी की जस्टिस के लिए पनिशमेंट दूंगा और ना ही मैं कोई डिक्टेटर बनना चाहता हूँ जो कि अपने रूल्स बना के लोगों को कंट्रोल करे। मैं बस हाँ जुंगू जो कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अब इसके क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जानेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।